हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। वेलकम टू एडिंग इन्फ्यूजन बाय ट्रायम्फ एकेडमी। आज हम करने वाले हैं आपका सब्जेक्ट बिजनेस कम्युनिकेशन, जो कि आपका स्किल एनहेंसमेंट कोर्स यानी SEC का सब्जेक्ट है। बहुत सारे लोगों का इसका एग्ज़ाम कल है, यानी कि 6 तारीख को। तो करते हैं आज की वीडियो को स्टार्ट बिना किसी देरी के। वीडियो स्टार्ट होने से पहले चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, और जिसको भी नोट्स परचेज़ करने हैं नीचे टेलीग्राम पर जाकर हमारा वहाँ पर जाकर मैसेज करके आप लोग परचेस कर सकते हैं। तो करते हैं आज की वीडियो को स्टार्ट बिना किसी देरी के। सबसे पहले करते हैं इसके आज की वीडियो के अंदर यूनिट नंबर 1। यूनिट नंबर 1 के अंदर सबसे पहला आता है बिज़नेस कम्युनिकेशन होता क्या है। बिज़नेस कम्युनिकेशन का मतलब होता है जब भी दो या फिर दो से ज़्यादा लोग आपस में इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, ठीक है ना, एक दूसरे से बात करते हैं, इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं और कंपनी बिजनेस से रिलेटेड बात करते हैं, ठीक है, अपने ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करने के लिए वो कम्युनिकेशन करते हैं। तो इस चीज़ को हम बोलते हैं बिजनेस कम्युनिकेशन, ठीक है। इसके अंदर हर टाइप की कम्युनिकेशन आ जाएगी। आप किसी भी तरीके से कम्युनिकेट कर रहे हो अपने बिजनेस से रिलेटेड चीज़ों को, भले से आप ईमेल भेज रहे हो, आप मीटिंग में बैठकर बात कर रहे हो, आप अपनी रिपोर्ट शो कर रहे हो कि आपने क्या काम करा, फ़ोन कॉल्स पर आपकी बिजनेस मीटिंग हो रही हैं, और प्रेजेंटेशन कर रहे हो आप किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक पर बिजनेस से रिलेटेड। तो ये सब चीज़ें हमारी होंगी किसका पार्ट, बिजनेस कम्युनिकेशन का पार्ट होंगी। इसके फीचर्स क्या क्या हैं, ये गोल ओरिएंटेड होती है। इसके अंदर हम मोस्टली किसके बात करते हैं, अपने गोल को अचीव करने की बात करते हैं। ये डिसीजन मेकिंग के अंदर मदद करती है। जब आप लोग अपने बिजनेस से रिलेटेड डिस्कशन करोगे तभी आप क्या करोगे, एक अच्छी डिसीजन मेकिंग पर पहुंचोगे। और ये दोनों टाइप की हो सकती है, इंटरनल भी हो सकती है कि हम कंपनी के अंदर रहते रहते बात कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं, और एक्सटर्नल भी हो सकती है, यानी कि हम अपने कस्टमर से कम्युनिकेट कर रहे हैं या फिर हम अपने सप्लायर से कम्युनिकेट कर रहे हैं। तो ये दोनों टाइप की हो सकती है, ठीक है। हमारी बिजनेस कम्युनिकेशन प्रोसेस क्या होता है कम्युनिकेशन का। हमारा कम्युनिकेशन का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि हमने कुछ बोल दिया या फिर लिख दिया है। तो ये इसका एक पूरा प्रोसेस है स्टेप बाय स्टेप। वो क्या है, इसके अंदर सबसे पहला होता है एक इंसान, सेंडर वो इंसान होता है जो बातचीत को शुरू करता है, ठीक है ना, जो कम्युनिकेशन को स्टार्ट करता है। जैसे कि मान लीजिए कोई बिज़नेस से रिलेटेड मीटिंग है मेरे और आपके बीच में, तो मैं आपसे कुछ बात कहना चाह रहा हूँ, तो मैं हो गया सेंडर। एनकोडिंग का मतलब कि अब मैं उस आइडिया को, जो मैं बात कहना चाह रहा हूँ, उसको वर्ड्स में लिखूँगा, सिंबल में लिखूँगा या जेस्चर में लिखूँगा। यानी मान लीजिए मैं आपसे कुछ कहना चाह रहा हूँ और आप यहाँ हो नहीं, तो मुझे आपको मेल लिखना है, तो मैं एक मेल टाइप करूँगा, एक मैं मेल इनकोड करूँगा। मैसेज वो होता है जो हमारा एक्चुअल कंटेंट होता है, यानी जो हमारा मेल होगा ना, वही हमारा क्या होगा, मैसेज होगा। जो उसके अंदर मैसेज लिखा हुआ होगा, जो पूरी बात लिखी हुई होगी, वो होगा हमारा मैसेज। और जब हम उसे लिख रहे हैं तो उसको बोलेंगे हम एनकोडिंग। अब मैं आपको एक मीडियम ऑफ चैनल के थ्रू वो भेजूँगा। मीडियम ऑफ चैनल क्या होता है कि कहाँ किसके थ्रू हम भेजना है, जैसे ईमेल हो गया, फ़ोन कॉल हो गया, फेस टू फेस टॉक के थ्रू मैं आपको कुछ बता रहा हूँ, ठीक है। तो अब फॉर एग्जांपल जिसमें मैं बात कर रहा हूँ, मैं आपको ईमेल के थ्रू भेज रहा हूँ। ईमेल एक ऐप है, जीमेल हमारा, वो हम मेरा मीडियम या फिर चैनल हो गया जिसके थ्रू मैं आपको सेंड कर रहा हूँ। और एक इंसान जो उस चीज़ मैसेज को पढ़ेगा वो हो गया रिसीवर, ठीक है ना। रिसीवर वो इंसान हुआ जिसको वो मैसेज रिसीव होना है। डिकोडिंग का मतलब होता है कि मतलब वो इंसान जब मेरा मैसेज पढ़ेगा, वो क्या कर रहा है, उस मैसेज को समझ रहा है, पढ़कर समझ रहा है, तो वो क्या कर रहा है, उस मैसेज को डिकोड कर रहा है। फिर जब आप डिकोड कर लोगे, उस मैसेज को समझ लोगे, उसके बदले में आप मुझे रिस्पॉन्स दोगे, ठीक है ना, कि आप मेरी बात समझ गए या फिर नहीं समझो, उसके बदले में आप मुझे कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स दोगे। और नॉइज़, अगर कुछ भी हमारी बातचीत के बीच में, हमारी कम्युनिकेशन के बीच में डिस्टर्बेंस आती है, वो क्या कहलाई जाती है, नॉइज़। यानी कि फॉर एग्जांपल पुअर इंटरनेट, मैंने मैसेज सेंड कर दिया, वो नेटवर्क ही नहीं है, सेंड नहीं हो, या फिर आपके पास रिसीव नहीं हो पा रहा आपको क्योंकि आपका नेटवर्क इशू है, या फिर लैंग्वेज इशू की मैं मान लीजिए मैं फॉर एग्जांपल चाइनीज़ बोलता हूँ, आपको चाइनीज़ आती नहीं है, ठीक है, मैंने चाइनीज़ में मैसेज टाइप कर दिया, अब आपके ऊपर से जा रही है बात, ठीक है। तो ये सब चीज़ हो गई, नॉइस हो गई हमारी। अब फंक्शंस क्या क्या होते हैं बिज़नेस कम्युनिकेशन के। तो बिज़नेस कम्युनिकेशन वैसे तो बहुत सारे इसके पर्पज़ हैं, बट मेन जो इम्पोर्टेंट फंक्शन है ना हमारा बिज़नेस कम्युनिकेशन का, वो है इन्फॉर्मेशन शेयर करना। जितने भी बिज़नेस से रिलेटेड हमारे रूल्स हैं, टास्क हैं, अपडेट्स हैं, जो हमें ये सब चीज़ें बतानी होती हैं, तो हम किसके थ्रू बताएंगे, कम्युनिकेशन करके ही, बिज़नेस कम्युनिकेशन करके ही बताएंगे। टू इन्फ्लुएंस और परसुएड, यानी कि अगर हमें दूसरे लोगों को इनकरेज करना है कि क्या नाम है, काम करें वो हमारे लिए, ठीक है ना, हमारी बिज़नेस से रिलेटेड वर्क
वर्क करें, अपने एम्प्लॉइज़ को समझाने हैं कुछ बात, उन्हें खुद तो आता नहीं होगा ना, कुछ नई चीज़ एकदम से नए एम्प्लॉइज़ आए, तो उन लोगों को वो चीज़ समझाने के लिए, उन लोगों को इन्फ्लुएंस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कम्युनिकेट करना पड़ेगा। और मोटिवेट एम्प्लॉय, अगर हमें अपने एम्प्लॉइज़ को मोटिवेट करना है, उनको फीडबैक देना है, उनको प्रेस करना है या फिर उनको इंकरेजमेंट देनी है, ठीक है ना, अगर हमें उनको बोलना है कि आपने बहुत अच्छा काम करा, तो ये हम किस तरीके से बता रहे हैं, फीडबैक दे रहे हैं। फीडबैक कैसे देंगे, हम कम्युनिकेट करके ही देंगे, या फिर उन्हें बता रहे हैं कि आपने ये काम ठीक नहीं करा, तो ये भी हमारा क्या होगा, एक टाइप का फीडबैक ही हो गया, ठीक है, फीडबैक हो गया, जो कि हम किसके थ्रू बता रहे हैं, कम्युनिकेट कर बता रहे हैं। आपका यूनिट नंबर 1 है, यही थोड़ा लेंदी है, बाकी आगे के यूनिट आपके छोटे होने वाले। इसके अंदर 12-13 टॉपिक हैं। नेक्स्ट के अंदर आपके सिर्फ आई थिंक 6-7 टॉपिक में आपका पर चैप्टर ख़त्म होता जाएगा। तीसरा इसके अंदर जो पॉइंट आता है, टू कंट्रोल का मतलब जितनी भी हमें मैनेजमेंट से रिलेटेड एक्टिविटीज़ कंट्रोल करनी होती हैं, या फिर ये चीज़ें चेक करनी होती है कि एम्प्लॉइज़ जो हैं वो हमारे रूल्स को फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहा है, तो ये चीज़ देखने के लिए भी हमें कम्युनिकेट करना पड़ेगा अपने एम्प्लॉइज़ से, ठीक है। हम उनको समझाएंगे कि इस तरीके से कैसे करनी है चीज़, उस तरीके से करनी है। एक्सप्रेस इमोशन, जब भी हमें अपने इमोशन बताने हैं, हमें अपनी फीलिंग शेयर करनी है, हम अपने थॉट्स शेयर करने हैं सामने वाले से, तब भी हम क्या करेंगे, कम्युनिकेशन का यूज़ करेंगे। और कोऑर्डिनेट, जब भी हमें सारे डिपार्टमेंट्स हैं, सबका अलग अलग काम है, बट सबका ऑर्गेनाइजेशनल गोल एक ही है, ठीक है ना, कि हमारी मान लीजिए सेल्स बढ़ जाए या प्रॉफिट बढ़ जाए, तो उन सबको साथ लेकर चलने के लिए भी हमें कम्युनिकेट करना पड़ेगा, ठीक है। अब ज़रूरत क्या है कम्युनिकेशन की और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। सबसे पहले तो इसके अंदर बेटर डिसीजन मेकिंग होती है जब आप दूसरों से कम्युनिकेट करते हो, ठीक है। आप अकेले दिमाग से कुछ डिसीजन लो तो हो सकता है वो गलत हो, बट वहीं पर आप 5-6 एक्सपर्ट लोगों को बिठाओ और उनसे बात करके कुछ डिसीजन लो, तो वो क्या होगा, ठीक होगा, आपका डिसीजन आपके पर्सनल डिसीजन से ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है। इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी एंड टीम वर्क, जब आपको टीम वर्क करना है या फिर अपनी प्रोडक्टिविटी अच्छी करनी है, तो वो भी आप बिना कम्युनिकेशन के नहीं कर सकते। आप बिना किसी को समझाए, बिना किसी से बात किए आप टीम वर्क में मजबूत नहीं हो सकते। कॉन्फ्लिक्ट या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, किसी से लड़ाई झगड़ा हो गया, बातचीत ख़राब हो गई, तो वो भी आप कम्युनिकेट करके ही सॉल्व करोगे ये इशू। बिना कम्युनिकेशन के ये इश्यूज़ भी सॉल्व नहीं हो सकते। किसी भी कस्टमर से, किसी भी क्लाइंट से आपको रिलेशनशिप अच्छी बनानी है कि वो हमारी कंपनी से जुड़े रहें, हमारी कंपनी के प्रोडक्ट खरीदना ना छोड़ें, तो उन लोगों से भी आपको कम्युनिकेट करने की ज़रूरत पड़ती है। बिज़नेस कम्युनिकेशन की इनकी एरियाज़ के अंदर आपको ज़रूरत पड़ेगी। जब भी एम्प्लॉय का सेटिस्फेक्शन और मोरल बढ़ाना है, उसके लिए भी आप कम्युनिकेट करोगे, उनको इनकरेजमेंट करोगे, उनको फीडबैक प्रोवाइड करोगे, ठीक है। अपने एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करोगे आप, तो इन सब चीज़ों के लिए भी आपको किसकी ज़रूरत पड़ेगी, बिज़नेस कम्युनिकेशन की। और जब भी ऑर्गेनाइजेशनल गोल हमें जल्द से जल्द अचीव करना हो, तो उन सब केसेस के अंदर भी हमारी क्या पड़ती है, बिज़नेस कम्युनिकेशन की ज़रूरत पड़ती है। अब क्या क्या मीडियम होते हैं कम्युनिकेशन के, किस तरीके से हम कम्युनिकेट कर सकते हैं, तो मेनली 2 होते हैं हमारे। सबसे पहला आ गया वर्बल कम्युनिकेशन, जिसके अंदर हम वर्ड्स का यूज़ कर रहे हैं। अब वर्बल कम्युनिकेशन भी हमारी 2 टाइप की हो सकती हैं, या तो स्पोकन या रिटन। स्पोकन जब हम बातचीत कर रहे हैं, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, बोल रहा हूँ, ठीक है ना, तो ये क्या हो गई, फेस टू फेस कन्वर्सेशन, यानी कि आप मेरे सामने बैठा हो, मैं आपसे बिजनेस से रिलेटेड कुछ भी टॉपिक पर बात कर रहा हूँ, तो वो क्या हो गई, फेस टू फेस कन्वर्सेशन। या फिर मैं आपको फ़ोन कॉल्स पर समझा रहा हूँ कि ऐसा नहीं ऐसा होगा, तो वो भी हमारी किसके अंदर आएगी, स्पोकन के अंदर आएगी। मीटिंग के अंदर बैठना है, मीटिंग के अंदर बैठकर बात करना है, कम्युनिकेट करना है एक दूसरे से आमने सामने, तो वो भी स्पोकन होगा। रिटर्न का मतलब क्या होगा, आपको मुझे कुछ बताना है, आप ईमेल लिख कर सेंड करो, आप मुझे लेटर लिख रहा हो, रिपोर्ट लिख कर दे रहा हूँ, मेमो लिख कर दे रहा हूँ, तो ये सब कौन से वर्क हैं, हमारे रिटर्न वर्क हैं, ठीक है। तो वर्बल कम्युनिकेशन हो गई हमारी 2 टाइप की, स्पोकन और रिटन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर हमारे वर्ड्स का यूज़ नहीं होता, इसके अंदर और सब चीज़ों का यूज़ होता है। और सब चीज़ें क्या क्या है हमारी, जैसे बॉडी लैंग्वेज, जैसे जेस्चर शो करना, पोस्चर शो करना, बॉडी लैंग्वेज से भी कम्युनिकेशन की जाती है। फेशियल एक्सप्रेशन, स्माइल करना, ठीक है ना, स्माइल करने से सामने वाले को ऐसा लगेगा कि हाँ आप उनकी बात से एग्री कर रहे हो, ठीक है। तो फेशियल एक्सप्रेशन भी इज अ टाइप ऑफ अ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। टोन ऑफ वॉइस, यानी आप किस वे में बात कर रहे हो, आप बदतमीज़ी से बात कर रहे हो, आप हंस कर बात कर रहे हो, आप फॉर्मल वे में बात कर रहे हो, तो इससे भी बिजनेस कम्युनिकेशन की जाती है, इस टाइप की भी। आई कॉन्टैक्ट भी हमारा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का टाइप है कि आप
जितना अच्छा आई कांटेक्ट होगा उतना ज़्यादा आपका क्या शो होगा सामने वाले की नज़र में, कॉन्फिडेंस। आप इंटरव्यू देने गए हो, आप आई कांटेक्ट मेंटेन कर कर बात कर रहे हो अच्छे से, तो वो आपका कॉन्फिडेंस शो करेगी ये चीज़। साइलेंस का मतलब क्या होगा? साइलेंस का मतलब एग्रीमेंट, डिसएग्रीमेंट और कन्फ्यूजन दोनों हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल एग्रीमेंट कैसे होगा कि आपको पता है कि कहीं कहीं पर आपके बॉस ज़्यादा बोलते नहीं हैं, अगर आपने उनको कुछ बात बताई और वो चुप बैठे हुए हैं तो वो उनके एग्रीमेंट है। बट वहीं आपको अपने पापा से कुछ, मान लीजिए आप, फॉर एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर वो आपको छुट्टी चाहिए, आप बोल रहे हो सर मुझे छुट्टी चाहिए, वो और वो आपको इग्नोर कर रहा है, ठीक है, वो कुछ जवाब ही नहीं दे रहा है, तो वो क्या शो कर रहा है? डिसएग्रीमेंट शो कर रहा है। और कभी कभी कन्फ्यूज़न स्टेट के अंदर भी ये चीज़ पहुँच जाती है कि आपको समझ में नहीं आता ये सामने वाला इंसान डिसएग्री कर रहा है या फिर एग्री कर रहा है। अब चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या कहा होगा? चैनल्स वो होते हैं जिन चीज़ के थ्रू, जिन मीडियम्स के थ्रू कम्युनिकेशन की जाती है, उन मीडियम्स को हम बोलते हैं, उनको बोलते हैं हम चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन। वो पाथ जिससे कम्युनिकेशन की जाती है। सबसे पहला आ गया फॉर्मल कम्युनिकेशन। फॉर्मल कम्युनिकेशन जो होती है हम कंपनी के ऑफिशियल स्ट्रक्चर के अंदर करते हैं, ठीक है ना, यानी कि इसके अंदर वो सारी चीज़ें आएंगी जो प्रोफेशनल होती हैं, और ये सारी चीज़ें रिकॉर्डेड होती हैं। जितनी भी प्रोफेशनल और रिकॉर्डेड चीज़ें होती हैं वो हमारी फॉर्मल कम्युनिकेशन के पार्ट होती हैं। जैसे कि मैनेजर ने एक सर्कुलर भेजा अपने एम्प्लॉय को, तो वो किस टाइप की कम्युनिकेशन हो गई, उसने किस टाइप से कम्युनिकेशन करा? फॉर्मल कम्युनिकेशन, क्योंकि ये ऑफिस स्ट्रक्चर में काम चल रहा है और प्रोफेशनली ये काम चल रहा है। तो इस टाइप की जो प्रोफेशनल और फॉर्मली काम किया जाए वो होती है हमारी फॉर्मल कम्युनिकेशन। और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का दूसरा नाम होता है हमारा ग्रैपवाइन कम्युनिकेशन। अगर दोनों चीज़ों में से कुछ भी नाम आ जाए तो आपको कंफ्यूज नहीं होना। इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन का दूसरा नाम होता है ग्रैपवाइन। ये बहुत ज़्यादा कैजुअल होती है, इसके अंदर कोई स्ट्रक्चर नहीं होता बात करने का, और ये बहुत ज़्यादा फास्ट भी होती है, बट ये हमेशा एक्यूरेट नहीं होती, ठीक है ना। मान लीजिए आप लंच है, आप अपने कोवर्कर के साथ बैठकर बात कर रहे हो, तो आप उनसे फॉर्मल वे में बात नहीं करोगे। आप उनको ये नहीं बोलोगे क्या कि मतलब जैसे कि उनको एक तरीके से फॉर्मल टोन में आप उनसे बात नहीं करोगे, आप उनसे एज अ फ्रेंड बात करोगे, और वो बातचीत जो होगी आपकी बहुत ज़्यादा फास्ट होगी। और बट वो ज़रूरी नहीं है वो हमेशा एक्यूरेट ही हो, उसके अंदर आप हो सकता है कुछ उससे झूठ बोल दो, हो सकता है वो आपसे कुछ झूठ बोल दे, बट कभी भी एक मैनेजर एम्प्लॉय से झूठ नहीं बोलेगा फॉर्मल कम्युनिकेशन करते टाइम। वो फालतू में ये सर्कुलर नहीं देगा कि कल की छुट्टी है, झूठ में मजाक में कह दिया। बट आप अपने दोस्त के साथ बैठे हुए हो तो आप उनसे मजाक वगैरह में कह सकते हो कि क्या ना, अरे कल की तो छुट्टी है, कल आना नहीं है, ये वो, ठीक है। अब अलग अलग टाइप के हमारे लेवल ऑफ कम्युनिकेशन होते हैं जहाँ पर कम्युनिकेशन टेक प्लेस होती है, यानी की जाती है। सबसे पहला आ गया इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। इसका मतलब होता है कम्युनिकेशन विद वन सेल्फ, यानी कि जो हम अपने आप से बात करते हैं। अपने आप से कैसे बात करते हैं? जैसे कि लाइक थिंकिंग और सेल्फ रिफ्लेक्शन, यानी हम जैसे कि कभी घबराना है तो अपने आप से बोलने लगते हैं कि नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा, या फिर मुझे ऐसा करना नहीं चाहिए। तो मतलब जब हम खुद से बात करें, ठीक है, उस टाइप की कम्युनिकेशन कही जाएगी हमारी इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन जब होती है जब दो लोग बात करते हैं, कन्वर्सेशन, मैं आपसे कुछ बात कह रहा हूँ, आप मुझसे बात कुछ कह रहे हो, तो वो आ गई इंटरपर्सनल। और जब आप खुद ही खुद अपने आप मन में सवाल कर रहे हो, अपने आप को ही जवाब दे रहे हो, वो गया इंट्रापर्सनल। अब ग्रुप कम्युनिकेशन के अंदर 2 से ज़्यादा लोग आ जाते हैं। जब एक छोटा ग्रुप बैठा हुआ है, 5-7 लोग बैठे हुए हैं, आपस में बात कर रहा है, कम्युनिकेट करना है, वो हो गई हमारी ग्रुप कम्युनिकेशन। ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन होती है जो पूरे कंपनी के डिपार्टमेंट या फिर बड़े बड़े यूनिट्स के अंदर बैठकर की जाए। तो ये देखिए सबसे पहले छोटे से बड़े बड़े पर आ रहा है कि पहले अपने आप से बात करें, फिर 2 लोग में, फिर 5-6 लोगों में। अब आ गई हमारी ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन, यानी पूरे डिपार्टमेंट से को मैसेज पहुंचाया जा रहा है। तो इस टाइप की कम्युनिकेशन हो गई हमारी ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन। नेक्स्ट आती है हमारी पब्लिक कम्युनिकेशन। पब्लिक कम्युनिकेशन जब मतलब एक इंसान पूरे बहुत सारे लोगों को स्पीच टाइप दे रहा है, ठीक है ना, जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री वगैरह होते हैं, वो आते हैं और स्पीच देते हैं। तो उस टाइम पर क्या होता है, हज़ारों लाखों की तादाद में लोग खड़े हुए होते हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, वो कर रहे हैं पब्लिक कम्युनिकेशन। आई होप आपको सारे लेवल ऑफ कम्युनिकेशन समझ में आए होंगे। अब कम्युनिकेशन की डायरेक्शन क्या होती है कि किस तरीके से कम्युनिकेशन की जाती है। सबसे पहले आती है डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, जब हाई लेवल से लो लेवल पर जाए, हाई से लो जाना है,
ठीक है ना। तो उसको हम क्या बोलेंगे, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। हाई पर कौन आ गया, मैनेजर। मान लीजिए एक मैनेजर है, वो अपने वर्कर्स को इंस्ट्रक्शन दे रहा है कि आपको ऐसे काम करना है, ऐसे नहीं करना। तो ऊपर से नीचे ऑर्डर आ रहा है ना, यानी मैनेजर से वर्कर पर वो ऑर्डर आ रहा है। तो जब इस टाइप से कम्युनिकेशन की जाएगी, मतलब जब मैनेजर वर्कर से करे या फिर कोई भी हाई लेवल वाला इंसान लोअर लेवल से कम्युनिकेशन करे, उस टाइप की कम्युनिकेशन को बोलेंगे हम डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। अपवर्ड कम्युनिकेशन किसे बोलेंगे हम, जब लो लेवल से हाई लेवल पर बात करें, जब वर्कर मैनेजर से बात करे तो उसको हम क्या बोलेंगे, अपवर्ड कम्युनिकेशन। उल्टा हो गया, जब एम्प्लॉय जो है फीडबैक दे रहा है मैनेजर को, ठीक है, तो इस टाइप की कम्युनिकेशन क्या हो गई, अपवर्ड कम्युनिकेशन। फिर आती है हमारी लेटरल यानी कि हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन, यानी कि इस तरीके से, ठीक है। जब एक एम्प्लॉय है वो अपने दूसरे एम्प्लॉय से कुछ भी बात कर रहा है, ठीक है ना, वो क्या हो गई हमारी लेटरल या फिर हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। जैसे कि दो डिपार्टमेंट के हेड हैं, वो आपस के अंदर किसी प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो वो क्या हो गई हमारी लेटरल या फिर हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। फिर आती है नेक्स्ट हमारी डायगोनल कम्युनिकेशन बिटवीन पीपल एट डिफरेंट लेवल एंड डिफरेंट डिपार्टमेंट। मान लीजिए कोई हो सकता है एक, फॉर एग्ज़ाम्पल इसके अंदर ये जो की जाती है डायगोनल कम्युनिकेशन, ये मतलब अलग अलग लोग, अलग अलग लेवल के लोग अलग अलग डिपार्टमेंट से करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक सेल एग्जीक्यूटिव है, वो दूसरे डिपार्टमेंट के फाइनेंस मैनेजर से बात कर रहा है, यानी फाइनेंस का अलग डिपार्टमेंट है, वहाँ के मैनेजर से कुछ कम्युनिकेशन कर रहा है। तो इसका डिपार्टमेंट अलग है, इसका लेवल अलग है, इसका डिपार्टमेंट अलग है, इसका लेवल अलग है। जब इस तरीके की बात की जाए जिसके अंदर ना डिपार्टमेंट सेम हो ना लेवल सेम हो, इस टाइप की कम्युनिकेशन को बोलेंगे डायगोनल कम्युनिकेशन। ठीक है, आई होप आपको चारों टाइप की कम्युनिकेशन समझ में आ गई होंगी। अब इफेक्टिव कम्युनिकेशन का किस चीज़ को बोलते हैं, जब इफेक्टिव कम्युनिकेशन यानी कि तब बोलेंगे कि ये कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है जब मैसेज जो है, जब मैं आपको कुछ बात बता रहा हूँ और आपको ठीक तरीके से वो बात समझ में आ गई हो, और जब टू वे इंटरेक्शन हो, यानी कि बस मैं आपको बताया जा रहा हूँ, ठीक है, बट आप मुझसे कुछ सवाल नहीं कर रहे हैं, ठीक है, आप चुपचाप बैठे हुए, आप सुने जा रहा हूँ मेरी बात, तो वो उस टाइप की कम्युनिकेशन को हम इफेक्टिव नहीं बोलेंगे। जब आप इन रिप्लाई करोगे कि हाँ सर मुझे समझ आ रहा है, या फिर हाँ सर मुझे ये बात समझ नहीं आई, तो वो तब होगी हमारी क्या, टू वे इंटरेक्शन, और तब हम बोलेंगे ये कम्युनिकेशन कैसी इफेक्टिव है। बट अगर एक साइड से होगा तो उसको एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं बोलेंगे। इट लीड टू द डिज़ायर्ड एक्शन और रिस्पॉन्सेज, इसके अंदर जितना अच्छा रिस्पॉन्स मिले सामने वाले से उतनी ही इफेक्टिव कम्युनिकेशन हम समझते हैं। यानी कि जो इंसान सामने वाला अगर अच्छे से रिस्पॉन्स प्रोवाइड कर रहा है आपके, जो भी आपने उसको बात बोली, जो भी मैसेज पहुंचाया, तभी इफेक्टिव कम्युनिकेशन कहलाई जाएगी। तो एक अच्छी कम्युनिकेशन, एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन के अंदर क्वालिटीज़ क्या क्या होती हैं, यानी क्लियर होती है, यानी जो मैं आपको बात बता रहा हूँ वो क्या हो, ईजी टू अंडरस्टैंड हो, आपको आसानी से समझ में आ जाए। दूसरी कंसाइज होती है, मैं अननेसेसरी वर्ड्स का यूज़ नहीं करता, फालतू चीज़ें नहीं लिखता, ठीक है ना, वो क्या होगी, कंसाइज। करेक्ट होती है, कोई गलती नहीं होती, कहीं स्पेलिंग मिस्टेक्स वगैरह नहीं होती, कहीं लैंग्वेज एरर नहीं होता। कंप्लीट होती है, यानी कि पूरी बात बताई गई होती है, आधी अधूरी बात ना ही बताई गई होती। कॉर्टियस होती है, रिस्पेक्टफुल वे में बात की जाए, और जो पोलाइट वे के अंदर बात की जाए, वो उस टाइप की कम्युनिकेशन को हम इफेक्टिव मानते हैं। ये एक अच्छी क्वालिटी है कि आप रेस्पेक्टफुल वे में और पोलाइट वे में बात कर रहे हो। कंसिडरेट कि मतलब आप ऑडियंस का ध्यान में रखकर बात कर रहे हो, जैसे कि मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये सब समझा रहा हूँ, तो मैं मेरे माइंड में आप लोगों की ऑडियंस, मेरे माइंड में क्या ऑडियंस है कि जो मेरे स्टूडेंट्स हैं वो कौन है, SEC के स्टूडेंट है जिनका बिजनेस कम्युनिकेशन का एग्ज़ाम है, ठीक है। तो ये हमारी क्वालिटीज़ होती हैं एक इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशंस की। अब बैरियर क्या क्या होते हैं कम्युनिकेशन के अंदर, रुकावटें क्या क्या होती हैं। सबसे पहले फिजिकल बैरियर कौन कौन सा आ सकते हैं, ये डिस्टेंस हो सकता है कि आप बहुत दूर हो, मैं बहुत दूर हूँ, मैं बातचीत आपसे ठीक नहीं कर पा रहा। नॉइज़, पीछे से कुछ ख़राब आवाज़ आ रही है, फिर कुछ आ रही है, मैंने मैसेज भेजा, मैसेज नहीं पहुँचा, इंटरनेट ख़राब था, तो ये इस टाइप के बैरियर, इस टाइप की रुकावट हो गई हमारी फिजिकल बैरियर। लैंग्वेज बैरियर क्या होगा कि मतलब मैंने बहुत ख़तरनाक इंग्लिश के अंदर नोट्स बना दिए, आपको पढ़े नहीं जा रहा है, आपके समझ में ही नहीं आ रहा है, या फिर आपका सब्जेक्ट है ये बिज़नेस कम्युनिकेशन का, मैंने नोट्स तो बना दिया बट चाइनीज़ में मैंने नोट्स बना दिया, तो आपको वो भी समझ में नहीं आ रहा है। इस टाइप की बैरियर क्या कहलाई जाएगी हमारी, लैंग्वेज बैरियर। इमोशनल बैरियर कि जब इंसान कोई गुस्से में कुछ बात लिखे तो उसका टोन अलग होगा, डर के कुछ बात लिखे उसका टोन अलग होगा, स्ट्रेस में रहकर कुछ बात लिखे तो उसका टोन अलग होगा, और जब पढ़ने वाले को गुस्सा आ रहा है तो वो बात को पढ़ेगा गलत वे में पढ़ेगा, और या फिर पढ़ने वाले को डर लग रहा है तो वो बात को अलग वे में पढ़ेगा। तो ठीक है, उस टाइम इमोशनल कंडीशन भी आपकी क्या होनी चाहिए, जब आप सामने वाले से मैसेज रिसीव कर रहे हो, नॉर्मल होनी चाहिए।
और कल्चरल बैरियर क्या आती है कि हर इंसान का कस्टम अलग है, वैल्यूज़ अलग हैं, ठीक है। तो कहीं चीज़ पर किसी चीज़ को अच्छा माना जाता है किसी कल्चर के अंदर, और वहीं सेम चीज़ को उस कल्चर के अंदर ठीक नहीं माना जाता। तो इस टाइप की रुकावटें जो कल्चरल डिफरेंसेस की वजह से आती हैं वो क्या कहलाई जाती हैं, हमारे कल्चरल बैरियर कहलाए जाते हैं। परसेप्शन बैरियर क्या आ जाती है, ये होती है मिसअंडरस्टैंडिंग। जब आपको कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, मैं बताना कुछ चाह रहा था, आप लोग समझे कुछ, ठीक है, क्योंकि आपने कुछ गलत अजम्पशन बना ली थी या फिर कुछ और दिक्कत की वजह से आपको ठीक बात समझ में नहीं आई जो मैं आपको बताना चाह रहा था। तो इस चीज़ को हम बोलेंगे परसेप्शन बैरियर। और उसके बाद आएगा हमारा ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर, यानी कि इसके अंदर बहुत सारे लेवल होते हैं हियरार्की के, यानी कि टॉप लेवल, फिर मिडल लेवल, फिर लोअर लेवल। टॉप लेवल ने मिडल लेवल को कुछ बात समझाई, उसको थोड़ी अलग समझ आई। मिडल लेवल ने लोअर लेवल को समझाई, उसके कुछ अलग समझ में आई। लोअर लेवल ने वर्कर को कुछ और बात समझाई, उनके कुछ समझ में आई। तो यहाँ से बात पहुँचते पहुँचते उल्टी सीधी बात ख़राब होती गई, ठीक है। तो इस टाइप के बैरियर को बोलते हैं हम ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर। अब इनके सॉल्यूशन क्या हैं कि इन बैरियर से कैसे ओवरकम किया जा सकता है ताकि हमारी कम्युनिकेशन जो है एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन बन जाए। तो सबसे पहले तो सिंपल और क्लियर लैंग्वेज का यूज़ करो, ठीक है, और एक्टिव लिसनिंग को इनकरेज करो कि जब आप बात बता रहे हो तो आप ये इंश्योर करो कि सामने वाला ध्यान से सुन रहा है या फिर नहीं सुन रहा। अगर वो नहीं सुन रहा तो उससे बोलो कि आप मेरी बात ध्यान से सुनो क्योंकि मैं आपसे कम्युनिकेट कर रहा हूँ, ठीक है। और आस्क फॉर फीडबैक टू चेक अंडरस्टैंडिंग, और जब आप पूरी बात बोल चुके हो तो उससे सवाल करो कि आपने क्या बताया, ठीक है, ताकि उनके भी समझ में, ताकि आपको भी ये चीज़ पता लगे कि जो आपने उनसे बात बोली, जो आपने उनसे कम्युनिकेट करा है, उनको वो समझ में आया या फिर नहीं समझ में आया। और जब आप उनको कुछ आप कम्युनिकेट कर रहे हो तो आप इस चीज़ को इंश्योर करो कि जो आपका एनवायरनमेंट है वहाँ पर कोई नॉइज़ ना हो, वहाँ कोई डिस्टर्बेंस ना हो। और कल्चरल डिफरेंसेस को रिस्पेक्ट करो, जो सामने वाले का कल्चर है उसको भी रिस्पेक्ट करो, जो आपका कल्चर है उसको भी रिस्पेक्ट करो, ठीक है। और जब आपको अगर ऐसा लगता है कि उनको बात समझ में नहीं आती है अपने एम्प्लॉयज़ वगैरह को, तो उन लोगों को ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाओ ताकि उन लोगों की कम्युनिकेशन स्किल्स भी अच्छी हों, ठीक है। अब इंटरेक्टिव और नॉन इंटरेक्टिव टेक्निक्स क्या क्या होती हैं कम्युनिकेशन की। इंटरेक्टिव टेक्निक वो होती है जिसके अंदर टू वे कम्युनिकेशन हो रहा है, यानी कि आप भी कुछ बात बोल रहे हो, सामने वाला भी कुछ बात बोल रहा है। आप कुछ बात बोल रहे हो, वो आपको फीडबैक प्रोवाइड कर रहा है, वो कुछ बात बोल रहा है तो आप उसको फीडबैक प्रोवाइड करो। इस टाइप की टेक्निक ऑफ कम्युनिकेशन क्या कहलाई जाती है, इंटरेक्टिव टेक्निक। इसके अंदर डिस्कशन जो होता है और पार्टिसिपेशन जो होता है बहुत ज़्यादा इनकरेज किया जाता है। जैसे कि एग्जांपल क्या होगा, मीटिंग चल रही है, मीटिंग के अंदर भी यही हो रहा है कि लोग आपस में बात करना है, एक दूसरे को फीडबैक प्रोवाइड करना है। इंटरव्यू ले रहे हो आप, किसी का ग्रुप डिस्कशन हो रहा है या फिर वीडियो कॉन्फ्रेंसेज हो रही हैं। इस टाइप की टेक्निक्स हमारी किसके अंदर इंक्लूड की जाती हैं, इंटरेक्टिव टेक्निक्स के अंदर इंक्लूड की जाती हैं। फिर उसके बाद आती है हमारी नॉन इंटरेक्टिव टेक्निक। नॉन इंटरेक्टिव टेक्निक जो होती हैं वो सिर्फ वन वे कम्युनिकेशन होती है, ठीक है। जैसे कि सिर्फ एक इंसान कुछ बात बोल रहा है, सामने से इमीडिएट फीडबैक नहीं आ रहा है, फीडबैक आएगा बट वो बाद में आएगा, इमीडिएटली जैसे बोलते ही फीडबैक नहीं आ जाएगा। जैसे कि कोई कहीं आपके नोटिस लगा हुआ है तो वो एक टाइप का आपके प्रिंसिपल के साइड से मैसेज है या फिर आपके बॉस के साइड से मैसेज है, सर्कुलर लगा हुआ है, कोई रिकॉर्डेड मैसेज है। जैसे कि वीडियो में रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो मैं जब अपलोड करूँगा और जब आप लोग पूरी देखोगे उसके बाद आप नीचे कमेंट करके फीडबैक प्रोवाइड करोगे। और जिस टाइम मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ अभी मुझे बहुत टाइम है कि एडिट करूँ, फिर अपलोड करूँ, डिस्क्रिप्शन वगैरह टाइप करूँ, तो मतलब सारी चीज़ें होती हैं जो वीडियो अपलोड करने से पहले करनी होती हैं। तो अभी बहुत टाइम लगेगा इसके अंदर, 1.5-2 घंटे इन सब चीज़ों में चले जाएंगे मेरे, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होगा, हैंड टू हैंड जब आप कम्युनिकेट कर रहे हो, अभी तो मुझे ऐसा लग रहा है ना जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ कि मेरे सामने कोई नहीं है और मैं बस बोले जा रहा हूँ, तो मुझे इमीडिएट फीडबैक नहीं मिल रहा, ठीक है। तो बट मुझे फीडबैक तो मिलेगा बट बाद में मिलेगा। तो इस टाइप की टेक्निक क्या हो गई, नॉन इंटरेक्टिव टेक्निक हो गई। अब लिसनिंग हमारा टूल ऑफ कम्युनिकेशन कैसे है, तो लिसनिंग भी कम्युनिकेशन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब आप कम्युनिकेट करते हो, एक दूसरे से बात करते हो, तो बात कहने के लिए एक बात सुनने वाला ज़रूरी होना चाहिए, ठीक है।
तो जब आप बोल रहे हो तो सामने भी तो एक ऐसा इंसान हो जो उसको सुन रहा हो और आपकी बातों पर रिप्लाई कर रहा हो, आपको समझ में आ रहा हो। मुझे पता है कि मैं वीडियो जब अपलोड करूँगा तब नीचे कमेंट्स आएंगे, मेरे वीडियो के लोग रिप्लाई करेंगे, बट अगर मुझे ये पता हो कि मैं वीडियो बस सेव करके रख लूँगा तो इस चीज़ का कुछ फ़ायदा है नहीं ना। तो इस वजह से लिसनिंग भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सामने वाले को भी एक्टिव लिसनिंग करनी चाहिए। अब दो टाइप की हमारी लिसनिंग हो गई, एक्टिव लिसनिंग और पैसिव लिसनिंग। एक्टिव लिसनिंग यानी कि जब आप पूरे ध्यान से मेरी बात सुन रहे हो, जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ आप वो समझ रहे हो, और जब समझ चुके हो आप कमेंट करके बता रहे हो कि हाँ ठीक आया है फिर नहीं समझ में आया। तो इस टाइप की लिसनिंग क्या हो गई, एक्टिव लिसनिंग। पैसिव लिसनिंग क्या हो गई कि आपने मैसेज तो सुन रहे हो, आप मेरी बात तो सुन रहे हो पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा है। साथ में आपके ऊपर से व्हाट्सएप पे मैसेज आ रहा है, आप उनके भी रिप्लाई कर रहे हो, आपका या फिर टीवी चल रहा है आप वो भी देख रहे हो, आप मेरी वीडियो भी देख रहे हो। तो इस टाइप की लिसनिंग जिसके अंदर आपका पूरा फोकस नहीं है, वो क्या कहलाई जाएगी, हमारी पैसिव लिसनिंग कहलाई जाएगी। अब लिसनिंग की ज़रूरत क्या होती है, ये ट्रस्ट बिल्ड करने में काम आती है। जब सामने वाला ध्यान से सुने तो उसका ट्रस्ट बिल्ड होता है लिसनर पर, वो जो कम्युनिकेट कर रहा है उस पर भी, और कम्युनिकेट जो इंसान कर रहा है उसका लिसनर पर भी ट्रस्ट बिल्ड होता है। इससे एरर और मिसअंडरस्टैंडिंग कम होती है। जब सामने वाला ध्यान से सुनेगा, समझेगा बात, तो उसको अच्छे से समझ में आएगी। जब अच्छे से समझ में आएगी तो उसको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होगी। ये क्या चीज़ शो करता है कि आप रिस्पेक्ट कर रहे हो सामने वाले के ओपिनियन की। जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ और आप ध्यान नहीं दे रहे हैं वीडियो देखते टाइम, तो आप एक तरीके से रिस्पेक्ट शो नहीं कर रहे हैं, बट वहीं पर आप फुल फोकस्ड हो तो आप क्या शो कर रहे हो, मेरी साइड रिस्पेक्ट शो कर रहे हो। ये टीम वर्क और रिलेशनशिप को इम्प्रूव करता है और ये कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाता है। ठीक है, अब यहाँ से आपका यूनिट 2 शुरू होने वाला है, जो कि हम करने वाला है नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं मिलता हूँ आपसे बस कुछ ही देर के अंदर यूनिट नंबर। हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल, वेलकम टू एडिंग इन्फ्यूजन बैट प्राइम अकेडमी। आज हम करने वाले हैं आपका SEC यानी स्किल एनहेंसमेंट कोर्स का सब्जेक्ट बिजनेस कम्युनिकेशन का यूनिट नंबर 2। यूनिट नंबर 1 हम पिछले वीडियो के अंदर करके आ चुके हैं। जिसने वो वीडियो नहीं देखी है जाकर देख सकता है, ऊपर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। करते हैं आज की वीडियो को स्टार्ट बिना किसी देरी के। और जिसको भी नोट्स परचेज़ करने हो नीचे टेलीग्राम का लिंक है, जाकर नोट्स परचेज़ कर सकते हैं। और वीडियो स्टार्ट होने से पहले चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए बढ़ते हैं हम आगे। अब इस यूनिट का नाम है इफेक्टिव राइटिंग। तो मतलब ये मेनली यूनिट फोकस किस चीज़ पर कर रहा है, ये फोकस इस चीज़ पर कर रहा है कि किस तरीके से क्लियरली, एक्यूरेटली और प्रोफेशनली बिजनेस कम्युनिकेशन के अंदर जो चीज़ें हैं वो लिखी जाती हैं। ठीक है, और इसके अंदर ये चीज़ें बात की जाती हैं कि किस तरीके से बुक्स, जर्नल और इंटरनेट से इंफॉर्मेशन हम कलेक्ट करते हैं और उसका किस तरीके से रेफरेंस देते हैं, किस तरीके से सिटेशन देते हैं। तो ये तो था ओवरव्यू कि मतलब इस चैप्टर के अंदर हम बात क्या करेंगे। तो अब करते हैं एक्चुअल में चैप्टर को स्टार्ट। तो सबसे पहले इसके अंदर जो आपका टॉपिक आता है वो होती हैं गाइडलाइंस क्या है एक क्लियर राइटिंग की। क्लियर राइटिंग का मतलब होता है कि इस तरीके से लिखना कि सामने वाले को समझ में अच्छे से आ जाए। ठीक है ना, वो अच्छे से पढ़ सके और अच्छे से उस चीज़ को अंडरस्टैंड कर सके, समझ सके। ठीक है, तो इसका मतलब इसको हम क्या बोलते हैं, क्लियर राइटिंग। और ये कहाँ कहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, किस किस फील्ड में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, बिजनेस के लिए भी, एकेडमिक के लिए भी और प्रोफेशनल सेटिंग के लिए भी ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है क्लियर राइटिंग। तो अब इसकी गाइडलाइंस क्या क्या हैं। सबसे पहले प्लान बिफोर राइटिंग, यानी कि जब भी आप कुछ भी चीज़ लिख रहे हो उससे पहले प्लान बनाओ। आप सोचो कि आप जो लिखने वाले हो उसका पर्पस क्या है, जो वो लोग पढ़ेंगे उसकी ऑडियंस क्या है और उसके अंदर से आप मैसेज क्या देना चाह रहे हो। ठीक है, जैसे कि मैंने इस वीडियो के नोट्स बनाने से पहले क्या सोचा होगा कि मतलब मेरे इस नोट्स बनाने का पर्पस क्या है, कि मुझे एक वीडियो क्रिएट करनी है और मेरी ऑडियंस कौन है, जिनका बिजनेस कम्युनिकेशन का पेपर है, और इसके अंदर मैसेज क्या दूंगा, इसके अंदर मैं उनको समझाऊंगा कि इस चैप्टर के अंदर क्या है। तो आप हमेशा प्लान बनाते हैं राइटिंग से पहले, और उसके अंदर हम सिंपल और फेमिलियर वर्ड्स का ज़्यादा यूज़ करें। जैसे कि आप मुझे देखोगे मैं कोई डिफ़िकल्ट वर्ड्स यूज़ नहीं करता, ना ही कोई ऐसी टेक्निकल टर्म यूज़ करता जो कि अननेसेसरी है। अगर कोई टेक्निकल टर्म्स जो कि आपके सिलेबस का पार्ट है वो यूज़ होती है तो मैं साथ साथ उसका मीनिंग भी बताता हुआ चलता हूँ। और बी कंसाइज, यानी कि जो भी अननेसेसरी वर्ड्स हैं या फिर रेपिटेशन है वो बार बार चीज़ें ना आए, बार बार चीज़ें ना रिपीट हों, इस चीज़ का भी ध्यान रखा जाए। और शॉर्ट और क्लियर सेंटेंस लिखो। आप जैसे नोट्स देखोगे मेरे बहुत ज़्यादा डिटेल्ड में तो मैं आप लोगों को समझा देता हूँ, बट नोट के अंदर सिर्फ वो चीज़ें लिखी हुई होती हैं जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं और आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होती हैं। जो एक्स्ट्रा डिटेल्स होती हैं फालतू की, जो मेरे हिसाब से अननेसेसरी है, मैं वो चीज़ें ऐड नहीं करता।
और हर पैराग्राफ प्रॉपर्ली होना चाहिए कि मतलब एक पैराग्राफ है, जैसे कि आप देखोगे ये पूरा एक पैराग्राफ है, गाइडलाइंस फॉर क्लियर राइटिंग। इसके अंदर मैं यहीं तक आपकी इस चीज़ के बात कर रहा हूँ, फिर नेक्स्ट टॉपिक आ जाएगा आपका। ठीक है, तो जो आपका पैराग्राफ होना चाहिए उसके अंदर एक ही टॉपिक के बारे में आपकी बात चल रही हो। फिर अगर मैं यहाँ पर रेफरेंसिंग नहीं लिख कर यहीं के इसके अंदर ऐड कर देता तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग हो जाता कि हम किस टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं और किस टॉपिक के बारे में बात नहीं कर रहे। ठीक है, और यूज़ एक्टिव वॉइस मोर देन पैसिव वॉइस। इसके अंदर ज़्यादातर एक्टिव वॉइस का यूज़ करना चाहिए, पैसिव वॉइस का यूज़ नहीं करना चाहिए इसके अंदर। जैसे कि एक्टिव का मतलब क्या होगा कि मैनेजर ने रिपोर्ट जो है अप्रूव कर दी, ठीक है ना। और पैसिव वॉइस क्या होगा कि रिपोर्ट अप्रूव कर दी गई है मैनेजर द्वारा। तो ऐसी बातें ना होगी ये वो चीज़ें हो गई हैं, उसने वो कर दिया है, सीधी सीधी बात करो कि मैनेजर ने ये काम कर दिया है। ठीक है, एक्टिव वॉइस का यूज़ करो, पैसिव वॉइस का यूज़ ना करो। जहाँ पर भी ग्रामेटिकल एरर है, स्पेलिंग एरर है, पंक्चुएशन एरर है, वो पहले चेक करो और फिर उसके बाद उसको ठीक करके फिर आगे पहुँचाओ। और ऊपर हेडिंग का इस्तेमाल करो और सब हेडिंग का इस्तेमाल करो। जैसे ये हेडिंग हो गई और इसके अंदर जैसे ये पॉइंट्स आ रहे हैं, सब हेडिंग टाइप्स के हमारे पॉइंट्स हो गए, इसके अंदर पॉइंटर हो गए। तो इस तरीके से पहले हेडिंग बनाओ और फिर नीचे सब हेडिंग लिखकर काम करो। ठीक है, जैसे कि ये था सबसे ऊपर, ये हेडिंग हो गई हमारी, इफेक्टिव राइटिंग यूनिट का नाम है। अब ये सारी क्या है हमारी, ये जितनी भी आती जा रही हैं ये हमारी हैं सब हेडिंग्स ही हैं। ठीक है, और अवॉइड वेग और अनक्लियर स्टेटमेंट, यानी कि ऐसे स्टेटमेंट ना ऐड करो जो क्या नाम है फालतू में एक्स्ट्रा हो। जो भी स्पेसिफिक चीज़ें हैं, जो भी टू द पॉइंट चीज़ें हैं, सिर्फ वही यूज़ की जाए, उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें यूज़ ना की जाए राइटिंग करते टाइम। तो ये थी गाइडलाइन कि किस तरीके से आपको एक प्रॉपर राइटिंग करनी है। अब रेफरेंस क्या होता है, रेफरेंस के अंदर वो होता है आपको सोर्स लिखना पड़ता है। ठीक है, कि आप जो ये जो मैसेज लिख रहे हो इसका सोर्स क्या है, एक्चुअली ये बात कहाँ से आपको पता लगी है। इससे हमें ये क्या पता लगता है कि ये जो एक्चुअल इन्फॉर्मेशन है ये आई कहाँ से है, और इससे जो रीडर होता है उसको ट्रस्ट होता है कि क्या नाम है कि ये जो है ये है, तो रिपोर्ट जो हमें मिली है इसका मेन सोर्स क्या है। ठीक है, गिव क्रेडिट टू द ओरिजिनल ऑथर्स, यानी कि जो ओरिजिनल ऑथर्स हैं, जिन्होंने इस चीज़ की बात जिन्होंने ये सब्जेक्ट्स बनाए हैं, जिन्होंने ये टॉपिक्स दिए हैं, उन चीज़ को हम क्या करो क्रेडिट दो कि क्या नाम है मैंने ये यहाँ से करा है, ये जो मैंने रिपोर्ट बनाई है या फिर जो बिज़नेस से रिलेटेड काम करा है, ये मैंने पहले इसकी रिसर्च वर्क देखा और उसके बाद मैंने ये काम करा। ठीक है, हेल्प अवॉइड प्लेगरिज्म, यानी किसी दूसरे के काम को अपना नाम ना दो। ठीक है ना, वो काम तो भले से किसी दूसरे इंसान का था, एंड में आपने अपना नाम लिख दिया कि ये जो रिसर्च रिपोर्ट है ये मैंने बनाई है। और इससे क्या पता लगेगा, जो रीडर्स हैं उनको डिटेल्स पता लगेंगी। ठीक है, अगर उनको वैसे तो किसी को जानना नहीं होता, मेन आपको पढ़ना है, आपको ये मतलब है कि ये मेरे नोट्स हैं, आपको पीछे की मतलब, या फिर कोई बिजनेसमैन है उसको ये पढ़ना है कि अच्छा ये रिपोर्ट है। वैसे तो किसी को जानना नहीं होता कि ये रिपोर्ट के अंदर जो इसने बात लिखी है वो कहाँ से आई, पहले कहाँ से नहीं आई। बट कोई लोग ऐसे होते हैं जिनको एक्चुअली वो चीज़ें जाननी होती हैं। तो अगर आप वो लिख दोगे तो एक क्या रहता है, ठीक चीज़ रहती है कि सामने वाले को अंडरस्टैंड हो जाता है कि वो चीज़ें एक्चुअली आई कहाँ से हैं। अब अलग अलग सोर्सेज होते हैं, या तो आप कहीं किसी बुक्स पढ़ के लिखोगे वो चीज़ है कि ये चीज़ अच्छा यहाँ थी, या फिर कोई जर्नल आर्टिकल छपा होगा, या फिर कोई वेबसाइट होगी। ठीक है, जहाँ से आपने इन टॉपिक्स के बारे में पढ़ा होगा, फिर उसके बाद रिसर्च करके रिपोर्ट बनाई होगी, या फिर किसी की पुरानी रिपोर्ट होगी, या फिर न्यूज़पेपर के अंदर कुछ आर्टिकल छपे होंगे जहाँ से आपने ये चीज़ की होंगी। ये जो मैं आपको समझा रहा हूँ ये तो मैं वैसे तो अपना एग्जाम्पल लेकर समझा रहा हूँ, बट आपको जो वहाँ करना है एग्ज़ाम में, वहाँ आपको बिज़नेस से रिलेटेड एग्जाम्पल करने हैं। ठीक है, और बिब्लियोग्राफिकल रिसर्च टूल क्या होते हैं, यानी कि दीज टूल आर द हेल्पिंग इन फाइंडिंग मैनेजिंग इन्फॉर्मेशन सोर्सेज। ये क्या काम करते हैं, जो भी हमारे इन्फॉर्मेशन सोर्सेज हैं जहाँ से हमारे इन्फॉर्मेशन मिली है, ये उनको ढूंढने में और उनको मैनेज करने में हमारी मदद करते हैं। अब कॉमन बिब्लियोग्राफिकल टूल्स क्या होते हैं, सबसे पहले होता है हमारा लाइब्रेरी कैटलॉग। ठीक है ना, इसके अंदर ये क्या करता है, ये हमें मदद करता है किस चीज़ के अंदर, बुक्स को लोकेट करने में और जर्नल्स को लोकेट करने में लाइब्रेरी के अंदर। ठीक है, और ऑनलाइन डेटाबेस होते हैं, जैसे बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, JSTOR, गूगल स्कॉलर, प्रोक्वेस्ट, यहाँ पर भी ये सब आपका सारा डेटा स्टोर्ड होता है। रेफरेंस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर होते हैं बहुत सारे, जैसे जोटेरो, मेंडली, एंड नोट। ये आपको मदद करते हैं कि जिस तरीके से आप ऑर्गेनाइज करो रेफरेंसेस को और सिटेशंस को जनरेट करो। ठीक है, तो ये थे हमारे कॉमन बिब्लियोग्राफिकल
टूल। अब इनका इस्तेमाल कैसे किया जाता है, जैसे कि आपको कुछ भी बुक सर्च करनी है तो आप इन वेबसाइट पर जाओ, इन कैटलॉग पर जाओ, आप उस टॉपिक को देखो, ठीक है ना, या फिर उस ऑथर की सारी बुक्स देखो, या फिर उस बुक का टाइटल सर्च कर लो तो आपको मिल जाएगी। आप इन तीनों चीज़ों में से कुछ भी सर्च करोगे तो आप जो बुक ढूंढ रहे हो, मान लीजिए आपको बिजनेस कम्युनिकेशन की बुक चाहिए, या तो आप बिजनेस कम्युनिकेशन की बुक ढूंढोगे कि कहाँ है उसका टॉपिक जो था, या फिर ऑथर की, किस ऑथर ने वो बुक लिखी थी वो चीज़ देखोगे, या फिर टाइटल देखोगे कि क्या नाम है, उस बुक का नाम क्या है। बिजनेस कम्युनिकेशन की बुक का नाम हो सकता है कुछ और थोड़ा डिफरेंट हो, ठीक है ना, तो आप उस चीज़ से सर्च करोगे। दूसरा क्या होता है, या तो आप सेव कर लो या फिर बुक मार्क लगा लो आर्टिकल के अंदर या फिर बुक के अंदर, जिससे आपको पहचान रहे। दूसरा है, आप सॉफ्टवेयर भी इस्तेमाल कर सकते हो एक रेफरेंस लिस्ट बनाने के लिए, जैसे APA, MLA, ये सब होते हैं हमारे, ये इससे रेफरेंस हमारा पता लग जाता है। अब साइटिंग मेथड्स हमारे क्या क्या होते हैं। साइटिंग का मतलब होता है मेंशनिंग द सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन इन योर राइटिंग, यानी साइटिंग का मतलब होता है वो चीज़ लिखना कि ये जो आपने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करी है ये कहाँ से करी है, और इस चीज़ को लिख देना कि ये जो हमें इन्फॉर्मेशन मिली है यहाँ से मिली है, तो इस चीज़ को बोलते हैं हम साइटिंग, इस लिखने को बोलते हैं हम साइटिंग। अब साइट करना क्यों ज़रूरी है, ये लिखना क्यों ज़रूरी है, ताकि ये लिखना इस वजह से ज़रूरी है कि जो ओरिजिनल ऑथर है, जिसने ये मतलब एक्चुअली बुक लिखी है, या फिर जिसने भी वो एक्चुअल में जर्नल छापा था, उसको क्रेडिट मिल जाए, ठीक है ना। ऐसा ना हो कि आप उसकी बातों का यूज़ करके अपना नाम दे रहे हो। टू सपोर्ट योर पॉइंट विद एविडेंस, और आप इससे क्या करोगे, आप एविडेंस के साथ कुछ भी चीज़ यूज़ कर सकते हो। अगर कोई कहेगा ना कि आपके उसमें आपकी ये बुक के अंदर ये चीज़ गलत लिखी हुई है, तो आप प्रूफ कर सकोगे कि ये मैंने चीज़ यहाँ से देखी थी और इसके अंदर भी, इस बुक के अंदर भी ये सेम चीज़ लिखी हुई है। और इससे लोगों को वेरीफाई करने में भी आसानी हो जाएगी, दूसरा सोर्सेज से लोगों को ये समझ में आ जाएगा, अच्छा हाँ ये पक्का इसमें से देखकर लिखा गया है या नहीं। अगर वो किसी को चेक करना हुआ कि एक्चुअल में उस बुक से देखकर लिखा गया है या नहीं, तो फिर वो यहाँ से चेक कर सकता है, इस सोर्सेज से चेक कर सकता है। अब कॉमन सिटेशन स्टाइल क्या होते हैं, सबसे पहले तो इसके अंदर आता है अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन, जिसको हम क्या बोलते हैं, APA करके भी हम लिख सकते हैं। दूसरा होता है MLA क्या होता है हमारा, मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन, और एक होता है हमारा शिकागो हार्वर्ड। ये तीन हमारे मेन जो होते हैं सिटेशन के स्टाइल्स होते हैं, ठीक है। और जैसे कि इन सिटेशन टेक्स्ट एग्जाम्पल, इसके अंदर जैसे APA इस तरीके से लिखा जाता है, शर्मा 2020, यानी कि हमने लिख दिया कि ये एक डेफिनेशन है, ये किसने लिखी है, शर्मा 2020। MLA भी कुछ इस तरीके से ही होता है कि आपने लिख दिया आइडिया इन्फ्यूजन 2025, ये हो गया हमारा MLA। इसके अंदर कॉमा लगेगा, इसके अंदर नहीं लगेगा, ये होता है हमारा डिफरेंसेस। फुल रेफरेंस किस तरीके से देते हैं, हमें APA का एग्जांपल ले लेंगे। हम सबसे पहले सरनेम ले लेंगे जिसने भी बुक लिखी है, ठीक है, उसका सरनेम पहले लिखेंगे, ईयर ऑफ पब्लिकेशन लिखेंगे उसके बाद ब्रैकेट में करके, ठीक है, कि कब पब्लिश की गई थी वो। फिर उस बुक का नाम लिखेंगे, जैसे बिजनेस कम्युनिकेशन एसेंशियल, ठीक है ना, इन्होंने शर्मा जी ने मान लीजिए 2020 के अंदर एक बुक लिखी थी बिजनेस कम्युनिकेशन एसेंशियल, और जहाँ से वो छापी गई है वो बुक, जैसे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की प्रेस से छापी गई है, तो जो भी उसकी प्रिंटिंग प्रेस है लास्ट के अंदर उसका नाम आएगा। सबसे पहले क्या है, जो ऑथर है उसका सरनेम, फिर ब्रैकेट के अंदर ईयर, किस ईयर के अंदर वो बुक आई, और फिर उसके बाद उस बुक का नाम, और लास्ट के अंदर जो जहाँ से वो बुक प्रिंट हुई है उस जगह का नाम, ठीक है। तो इस तरीके से हम लिखते हैं APA। और MLA की भी कुछ इसी टाइप की हमारी प्रॉपर वे होता है लिखने का, ठीक है। फुट नोट्स एंड डिस्कशन। फुट नोट्स क्या होते हैं, फुट नोट्स वो नोट्स होते हैं जो बिल्कुल बॉटम ऑफ द पेज पर होते हैं, जैसे लास्ट के अंदर होता है कंक्लूजन, जो हमारा लिखा हुआ होता है ना लास्ट के अंदर, उस चीज़ को हम क्या बोलेंगे, फुट नोट। इसके अंदर हम एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देते हैं, ठीक है, या फिर इसके अंदर हम सोर्सेज को साइड करते हैं कि हमने ये जो इन्फॉर्मेशन लाए गए हैं ये कहाँ से लाई गई है। ये जो भी होता है मेन टेक्स्ट के बारे में लिखा हुआ होता है बिल्कुल लास्ट के अंदर, तो इस चीज़ को हम बोलेंगे फुट नोट। और ये कब यूज़ किया जाता है, जब हमें ज़्यादा एक्सप्लेनेशन देनी होती है ना किसी चीज़ की या फिर सोर्स की, तो जब हमें अपना ये मेन कंटेंट का फ्लो ख़राब ना करना हो और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी हो, तब हम क्या यूज़ करते हैं, फुट नोट्स यूज़ करते हैं, ठीक है। लास्ट के अंदर एक थोड़ा सा लिख दिया कि ये यहाँ से हमने यहाँ से हमने रेफरेंस लिया या फिर कुछ भी, या फिर जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है वो लास्ट के अंदर ब्रैकेट के अंदर करके लिख दी, तो उस चीज़ को हम बोलेंगे फुट नोट। इसके अंदर हम स्मॉल नंबर से मार्क कर देंगे, जैसे कि हम कुछ बात कर रहे हैं, जैसे पेज यहाँ पर लिख दिया 1, ठीक है ना, ठीक है। फिर ये 1 के बाद ये देखो, जैसे ये लिखा हुआ है लाइक दिस इन द टेक्स्ट एंड द सेम नंबर इज़ यूज एट द बॉटम ऑफ द पेज, और लास्ट के अंदर हमने 1 करके लिख रखा होगा कि इसका मतलब क्या है, ठीक है।
ये जैसे कि फॉर एग्जांपल दे रखा है कि एक पूरा कुछ था प्रॉपर रिपोर्ट वगैरह थी, उसके अंदर लिखा हुआ था रिपोर्ट वॉज प्रिपेयर्ड यूजिंग स्टैंडर्ड गाइडलाइन, और लास्ट में ऐसा लिख दिया हमने उसके अंदर 1। फिर हमने नीचे एक फुट नोट बना रखा है, फुटबॉल नहीं, फिर हमने नीचे एक फुट नोट बना रखा है, उसके अंदर 1 करके लिख रखा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस 2022। यानी कि ये जो गाइडलाइन दी गई थी किसने दी थी? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस 2002। हमें ये बात एक्चुअल बात में नहीं लिखनी थी, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थी जो कि बतानी इतनी ज़्यादा नेसेसरी नहीं थी, तो हमने इसको एज अ फुट नोट यूज़ कर लिया। ठीक है, इसके अंदर हम सोर्सेस को साइड करने से ज़्यादा और भी चीज़ें हम करते हैं। और चीज़ें हम क्या करते हैं, कुछ भी आइडिया को एक्सप्लेन करना हो, या फिर किसी भी टॉपिक पर जो बात चल रही थी उसके अंदर अपना ओपिनियन ऐड करना हो, या फिर कुछ भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी हो बैकग्राउंड की, तब भी हम फुट नोट का यूज़ करते हैं। तो फुट नोट का यूज़ किस किस चीज़ों के लिए किया जाता है? सबसे पहले तो सोर्सेज को साइड करने के लिए, दूसरा कोई आइडिया को एक्सप्लेन करने के लिए, या फिर ओपिनियन देने के लिए, या फिर किसी भी चीज़ के बारे में बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब लाइब्रेरी और इंटरनेट का किस तरीके से हम यूज़ करते हैं कलेक्शन, क्लासिफिकेशन और इंटरप्रेशन ऑफ डेटा एंड इंफॉर्मेशन के लिए। इसका मतलब होता है कि हम किस तरीके से जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उनको कलेक्ट करेंगे, उनको ऑर्गेनाइज करेंगे और उनको समझेंगे कि इस राइटिंग के अंदर या फिर इस रिसर्च के अंदर बात क्या की गई है। ठीक है, तो सबसे पहले इसके अंदर हम प्रोसेस क्या करते हैं? कलेक्शन ऑफ डेटा। जितना भी डेटा है हम उसको कलेक्ट करेंगे। डेटा हम कहाँ कहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं? लाइब्रेरी से, इंटरनेट से, इंटरव्यू से। लाइब्रेरी के अंदर हमें क्या क्या मिल जाएगा? बुक्स मिल जाएंगी, न्यूज़पेपर मिल जाएंगे, जर्नल मिल जाएंगे, रिपोर्ट मिल जाएंगी जिसके अंदर डेटा होगा। इंटरनेट के अंदर हम वेबसाइट से, ई लाइब्रेरी से, ऑनलाइन जर्नल होते हैं, डेटाबेसेस होते हैं, यहाँ से हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं इंटरव्यू करके या सर्वे करके, यानी खुद जाकर लोगों से पूछकर इंफॉर्मेशन हम कलेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से होगा हमारा कलेक्शन ऑफ डेटा। कलेक्शन ऑफ डेटा के अंदर हम सबसे पहले इस कीवर्ड को सर्च करेंगे। अगर हम ऑनलाइन कर रहे हैं तो कीवर्ड सर्च करेंगे। बिजनेस कम्युनिकेशन से कर रहे हैं रिलेटेड, तो जितने भी बिजनेस कम्युनिकेशन से रिलेटेड कीवर्ड है उन चीज़ों को हम सर्च करेंगे। लाइब्रेरी कैटलॉग यूज़ करेंगे या फिर ऑनलाइन डेटाबेसेस यूज़ करेंगे, और ये चेक करेंगे जो हमें इन्फॉर्मेशन मिल रही है ये ट्रस्टवर्दी है या फिर नहीं है, ये जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है अपडेटेड सोर्सेज से आ रही है या फिर नहीं आ रही। फिर उसके बाद कर देंगे हम डेटा को क्लासीफाई, यानी कि जो भी थीम था या फिर जो टॉपिक था उसके हिसाब से जो भी हमने पूरा डेटा कलेक्ट करा उसको डिवाइड कर देंगे, बांट देंगे, प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज कर देंगे। ठीक है, अगर हम मान लीजिए कुछ बिजनेस ग्रोथ के बारे में लिखना है तो हम ईयर्स के हिसाब से उसको बांट देंगे, या फिर रीजन के हिसाब से बांट देंगे, या फिर टाइप ऑफ बिजनेस के हिसाब से उस डेटा को हम डिवाइड कर देंगे कि 2020 का डेटा इस तरफ, 2021 का इस तरफ, या फिर दिल्ली का इस तरफ, मुंबई का इस तरफ। ठीक है, इस तरीके से हम डिवाइड कर सकते हैं। फिर उस डेटा को इंटरप्रेट करेंगे। ठीक है, कि उस डेटा के अंदर क्या इन्फॉर्मेशन थी, कि मतलब जो भी हमने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करी और उसको ऑर्गेनाइज करी, तो उसके अंदर हम समझेंगे कि ये पैटर्न चल क्या आ रहा है, इसके अंदर बात क्या की जा रही है और हमें क्या चीज़ समझ में आ रही है इससे। और जो अलग अलग सोर्सेज हैं उससे जो हमें इन्फॉर्मेशन मिली है उनको कंपेयर करेंगे कि किस सोर्सेज के अंदर क्या बात की गई है, और इसके अंदर हम चार्ट और टेबल वगैरह का यूज़ करते हैं। ठीक है, अगर हमें अपने पॉइंट को सपोर्ट देना है। तो बस यही था आज की वीडियो के अंदर, बहुत ही छोटा यूनिट। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपसे यूनिट नंबर 3 के साथ बस कुछ ही देर के अंदर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जिसको भी नोट्स परचेज़ करने हैं टेलीग्राम पर जाकर परचेज़ कर लो, चैनल को कर दो सब्सक्राइब। हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? वेलकम टू आईडी इन्फ्यूजन बाय प्राइम अकेडमी। आज हम करने वाले हैं आपका स्किल एनहेंसमेंट कोर्स SEC का सब्जेक्ट बिजनेस कम्युनिकेशन का यूनिट नंबर 3 करते हैं आज की वीडियो को स्टार्ट बिना किसी देरी के। इसके अंदर आता है टॉपिक रिपोर्ट राइटिंग। रिपोर्ट राइटिंग का मतलब क्या होता है? रिपोर्ट राइटिंग एक स्ट्रक्चर्ड वे होता है कि किस तरीके से हम ने जो स्टडी करी है या फिर जो हमने इन्वेस्टिगेशन करी है या फिर कुछ भी चीज़ को जो हमने ऑब्ज़र्व करा है पर्टिकुलर सब्जेक्ट को, उसको किस तरीके से हम प्रेजेंट करें। ठीक है ना, तो हम उसको प्रेजेंट करते हैं रिपोर्ट की फॉर्म में। ठीक है, और उस पूरे प्रोसेस को लिखना कहलाया जाता है हमारा रिपोर्ट राइटिंग। इसका यूज़ कहाँ कहाँ होता है? बिजनेस में, एकेडमिक्स में, प्रोफेशनल सेटिंग्स के अंदर, जहाँ पर हमें चीज़ें कम्युनिकेट करनी होती हैं और क्या नाम है अपने एक्शंस उसके आगे के सजेस्ट करने होते हैं। अलग अलग टाइप की हमारी रिपोर्ट आती हैं। ठीक है, सबसे पहले आती है फॉर्मेलिटी के बेसिस पर। ये होती है फॉर्मल रिपोर्ट एंड इनफॉर्मल रिपोर्ट। फॉर्मल रिपोर्ट वो रिपोर्ट होती हैं जो कि स्ट्रक्चर्ड होती हैं, डिटेल्ड होती हैं और प्रोफेशनल फॉर्मेट में लिखी गई हों। जैसे आप जो एनुअल रिपोर्ट्स लिखते हैं या फिर रिसर्च रिपोर्ट्स लिखते हैं, उस टाइप की रिपोर्ट्स हो गई हैं आपकी फॉर्मल रिपोर्ट्स। इनफॉर्मल रिपोर्ट्स वो होंगी जो शॉर्ट होंगी और कैजुअल होंगी।
होगी। और या तो आप इनको ईमेल्स वगैरह या फिर इनके मेमोज वगैरह की फॉर्म में लिख सकते हो, जैसे प्रोग्रेस रिपोर्ट या फिर ब्रीफ रिपोर्ट। इस टाइप की रिपोर्ट हो गई हमारी इनफॉर्मल रिपोर्ट। फंक्शन के हिसाब से भी होती है हमारी। सबसे पहली आती है इंफॉर्मेशनल रिपोर्ट। ये इसके अंदर सिर्फ फैक्ट्स लिखे हुए होते हैं, इसके अंदर कोई ओपिनियन वगैरह नहीं होता, सिर्फ सीधी सीधी बात लिखी हुई है, फैक्ट्स लिखे हुए हैं और इसके अंदर कुछ भी ओपिनियन वगैरह एडिड नहीं होता। जैसे कि सेल्स रिपोर्ट हो गई, मंथली रिपोर्ट हो गई, इसके अंदर क्या होगी, बस सिर्फ सेल्स लिखी हुई होंगी, ठीक है। कुछ इसके अंदर हम अपना ओपिनियन नहीं देंगे। दूसरी आती है एनालिटिकल रिपोर्ट। एनालिटिकल रिपोर्ट क्या होती है, इसके अंदर एनालिसिस और रिकमेंडेशन दोनों चीज़ें होती हैं। जैसे कि मार्केट एनालिसिस रिपोर्ट, ठीक है। मार्केट एनालिसिस के अंदर हमने क्या क्या एनालाइज करा मार्केट के अंदर, वो सब चीज़ें हमने लिखी हुई होंगी और रिकमेंडेशन भी लिखी होंगी कि इन फ्यूचर हमें क्या स्टेप्स लेने चाहिए। उसके बाद जो आती है हमारी, वो आती है रिसर्च रिपोर्ट। रिसर्च रिपोर्ट कब लिखते हैं हम, जब हम किसी चीज़ के बारे में डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन करते हैं और उसको अच्छे से समझते हैं उस टॉपिक के बारे में, तब जो हम रिपोर्ट लिखेंगे उस रिपोर्ट को क्या बोलेंगे हम, रिसर्च रिपोर्ट। फ्रीक्वेंसी के हिसाब से हमारी दो टाइप की रिपोर्ट्स होती हैं, एक होती है पीरियोडिक रिपोर्ट, दूसरी हो गई हमारी स्पेशल रिपोर्ट। पीरियोडिक रिपोर्ट हर एक थोड़े थोड़े टाइम इंटरवल के बाद बनाई जाती है, या तो मंथली या क्वार्टरली या एनुअली, ठीक है ना। जो हर थोड़े टाइम इंटरवल के बाद एक रिपोर्ट नेसेसरी होती है बनानी, उस टाइप की रिपोर्ट्स को हम बोलते हैं पीरियोडिक रिपोर्ट। स्पेशल रिपोर्ट्स कौन सी होती हैं, जो किसी स्पेसिफिक पर्पज़ या किसी इवेंट की वजह से बनाई गई हों, जैसे इंसिडेंट रिपोर्ट, ऑडिट रिपोर्ट। इस टाइप की रिपोर्ट्स क्या होती हैं, हमारी स्पेशल रिपोर्ट हो जाती हैं। अब फॉर्मल रिपोर्ट के कंपोनेंट क्या हैं और ये बनाई क्यों जाती है। फॉर्मल रिपोर्ट एक बहुत ज़्यादा डिटेल्ड, लॉन्ग और ऑफिशियल पर्पस के लिए लिखी जाती है। इसके अंदर हम क्या क्या चीज़ें लिखते हैं, इसके अंदर जो हमने रिसर्च करी या फिर जो भी हमने एनालिसिस या इन्वेस्टिगेशन करा, उस वो चीज़ें हम इसके अंदर रिपोर्ट के अंदर लिखते हैं। इसका पर्पस क्या होता है, सबसे पहला इन्फॉर्म करना, यानी कि जो भी हमें इन्फॉर्मेशन मिली है उसको आगे पहुंचाना, वो चीज़ें इन्फॉर्म करना। एनालाइज एंड रिकमेंड की क्या क्या चीज़ें हमने एनालाइज करी, क्या क्या चीज़ें हमने देखी समझी उसको, और आगे हमें क्या स्टेप्स लेने चाहिए, वो चीज़ें रिकमेंड करना। टू डॉक्यूमेंट फाइंडिंग, अगर कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह फाइंडिंग करनी हो तो उसके लिए भी ये फॉर्मल रिपोर्ट बनाई जाती है। इसके अंदर मेन कंपोनेंट क्या क्या होता है, सबसे पहला आता है इसके अंदर टाइटल पेज। टाइटल पेज सबसे पहला पेज होगा, इसके अंदर टाइटल लिखा हुआ होगा, रिसर्च का जो भी टाइटल था, जिसने भी वो रिपोर्ट लिखी है उसका, उस ऑथर का नेम, किस डेट को लिखी गई है वो, और किस ऑर्गेनाइजेशन के लिए लिखी गई है वो रिपोर्ट, ये आएगा सारी चीज़ें टाइटल पेज पर। फिर आता है आपका सेकंड पेज, टेबल ऑफ कंटेंट। टेबल ऑफ कंटेंट के अंदर आपके सारे सेक्शंस और पेज नंबर वगैरह लिखे होंगे, लाइक इंडेक्स, ठीक है। इंडेक्स को हम क्या बोलते हैं, टेबल ऑफ कंटेंट। उसके बाद आएगी हमारी एग्जीक्यूटिव समरी, यानी कि स्टार्ट होने से पहले एक शॉर्ट समरी दे रखी होगी होल रिपोर्ट की, ठीक है। ये सबसे लास्ट के अंदर लिखी जाती है वैसे शॉर्ट समरी जो होती है, बट इसको जो लगाया जाता है, इसको फ्रंट पर ही लगाया जाता है, थर्ड नंबर पर लगाया जाता है। फिर उसके बाद शुरू हो जाएगी हमारी रिपोर्ट। सबसे पहले आएगा इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन के अंदर जिस भी हमने टॉपिक के बारे में लिखा है उसको एक्सप्लेन करेंगे, उसका पर्पज़ एक्सप्लेन करेंगे, और स्कोप क्या है उस रिपोर्ट का, वो चीज़ हम एक्सप्लेन करेंगे। फिर सेकंड, उसके बाद जो फिफ्थ पेज आएगा उसके अंदर हम लिखेंगे मेथोडोलॉजी। मेथोडोलॉजी के अंदर हम वो सारी चीज़ें लिखेंगे कि हमने डाटा किस तरीके से कलेक्ट करा, सर्वे करा, प्राइमरी डेटा कलेक्ट करा, सेकेंडरी करा, और करा तो किस तरीके से हमने ये सारे इन्फॉर्मेशन ली, बुक से पढ़ कर ली, कहाँ से ली, सारी मेथोडोलॉजी उसके अंदर आएंगी। फिर फाइंडिंग्स लिखेंगे, बॉडी लिखेंगे, यानी कि जो भी मेन कंटेंट है, जो भी हमारी एनालिसिस है और जो भी डेटा है उसको हम क्लियर फॉर्मेट के अंदर हम फाइंडिंग के अंदर लिखेंगे। सेवन्थ आएगी आपकी कंक्लूजन। कंक्लूजन के अंदर जो हमारे मेन पॉइंट्स थे ना, जो भी हमारे आउटकम्स थे, उनको समराइज़ करके बहुत ज़्यादा शॉर्ट फॉर्म के अंदर लिख देंगे। फिर एट्थ पेज जो आएगा उसके अंदर हम लिखेंगे रिकमेंडेशन। रिकमेंडेशन के अंदर हम क्या सजेस्ट करना चाहते हैं, जो भी हमने चीज़ें फाइंड आउट करी हैं उसके हिसाब से हम आगे क्या चीज़ें सजेस्ट करना चाहते हैं वो हम बताएंगे अपने रिकमेंडेशन के अंदर। फिर नाइन्थ हम लिखेंगे रेफरेंस या फिर बिबिलोग्राफी। ये बिबिलोग्राफी क्या होते हैं, सोर्स यूज इन द रिपोर्ट की, क्या हमने सोर्स यूज़ करे हैं रिपोर्ट्स को लिखने में, कौन सी बुक से कंटेंट उठाया है, कौन सी वेबसाइट से हमने कंटेंट उठाकर लिखा है। फिर टेंथ आएगा आपका अपेंडिसेस। अपेंडिसेस के अंदर जितनी भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होगी, जैसे चार्ट, टेबल, डॉक्यूमेंट, जो भी हमें एक्स्ट्रा चीज़ लगानी है वो हम लास्ट में अपेंडिसेस के अंदर लगा सकते हैं, ठीक है। अब ऑर्गेनाइजिंग इन्फॉर्मेशन इन अ रिपोर्ट, अब किस तरीके से एक रिपोर्ट के अंदर इन्फॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करते हैं। तो प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो रिपोर्ट को बहुत ज़्यादा इजी टू रीड एंड अंडरस्टैंड बना देती है, कि सामने वाले को अच्छे से समझ में आया वो चीज़ें जो दे रखी हैं। अब इसके अंदर टेक्निक्स क्या क्या यूज़ होंगी, आउटलाइनिंग। सबसे पहले जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं,
ठीक है ना, उसको हम क्या करते हैं, आउटलाइन कर दें, एक फ्रेमवर्क बना लें पहले उससे स्टार्ट होने से पहले। ठीक है, पहले तो हम ये डिसाइड कर लें कि ऑर्डर ऑफ द टॉपिक क्या रहेगा, कि किस तरीके से हमें ये करनी है रिसर्च और उसको किस तरीके से अरेंज करना है। फिर उसके बाद नंबरिंग कर दें सेक्शंस की, ठीक है ना, जिससे रिफ़र करने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाए। फिर उस चीज़ को आप टेबल ऑफ कंटेंट के अंदर लिख दें, जैसे पेज नंबर 1 पे इंट्रोडक्शन है, 2 पर मेथोडोलॉजी है, 2.1 पे डेटा कलेक्शन है। ये सब चीज़ें टेबल ऑफ कंटेंट के अंदर लिख दें और वहाँ पर भी साथ साथ मेंशन करते हैं जहाँ पर भी आप ये चीज़ें लिख रहे हैं। फिर उसके बाद है हेडिंग एंड सब हेडिंग, यानी कि जो भी चीज़ें लिखें उनको हेडिंग और सब हेडिंग के अंदर ज़रूर बांटें। ठीक है, ये डिवाइड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है ताकि वो चीज़ें जो हैं सेक्शन और सब सेक्शन में बन जाएँ। ठीक है, जैसे कि मेथोडोलॉजी था तो मेथोडोलॉजी हेडिंग हो गई, इसको डेटा कलेक्शन और डेटा एनालिसिस 2 सब हेडिंग के अंदर हमने डिवाइड कर रखा है। फिर जो आप प्रेजेंटेशन करें वो बुलेट पॉइंट, टेबल, चार्ट और ग्राफ अच्छे से बनाकर प्रेजेंट करें। यूनिफॉर्म फ़ॉन्ट लगाएं, जैसे कि जो पूरी टेबल है उसके अंदर एक ही फ़ॉन्ट से काम करें, एक ही तरीके से स्पेस दें और फॉर्मेट के अंदर काम हो रहा हो। और लैंग्वेज जो रखें वो बहुत ज़्यादा फॉर्मल और प्रोफेशनल रखें, कैजुअल लैंग्वेज आपको नहीं रखनी है। ठीक ठीक ग्रामर का यूज़ करना है, ठीक ठीक पंक्चुएशन का यूज़ करना है। अब फील्ड वर्क पर या फिर विजिट टू इंडस्ट्री ऑन और बिज़नेस कंसर्न पर अगर हमें रिपोर्ट लिखनी है तो वो किस तरीके से लिखेंगे। ठीक है ना, ये रिपोर्ट तब लिखी जाती है जब भी हम किसी कंपनी के अंदर विजिट करते हैं या फिर किसी इंडस्ट्री के अंदर या फिर नए किसी बिज़नेस साइट पर हम जाते हैं और ऑब्ज़र्व करते हैं कि वो किस तरीके से काम कर रही है। तो इसके बाद जो हम रिपोर्ट लिखते हैं उसको हम बोल देंगे राइटिंग रिपोर्ट ऑन फील्ड वर्क या फिर विजिट टू इंडस्ट्री और बिज़नेस कंसर्न। अब इसके अंदर कंटेंट क्या होता है इस रिपोर्ट का, सबसे ऊपर आएगा हमारा टाइटल या फिर डेट ऑफ विजिट। टाइटल आएगा कि किस टॉपिक के बारे में ये है, और फिर उसके बाद आएगा डेट ऑफ विजिट, यानी हम जो वहाँ गए थे किस दिन गए थे। फिर उसके बाद लिखेंगे ऑब्जेक्टिव क्या था या फिर पर्पस क्या था उस विजिट का, कि हम एक्चुअली वहाँ पर गए क्यों थे। फिर बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन आएगी, सारी जो भी बेसिक डिटेल्स हैं कंपनी के बारे में, कि कहाँ लोकेटेड है, क्या नहीं है, क्या काम होता है। फिर उसके बाद लिखेंगे ऑब्जर्वेशन, कि हमने वहाँ क्या देखा, क्या सीखा और क्या क्या चीज़ें हमने वहाँ पर एक्सपीरियंस करी। फिर इंटरव्यू या फिर डिस्कशन अगर ऐसा हुआ है, ठीक है ना, अगर हमने वहाँ के एम्प्लॉयज़ से बात करी है या फिर मैनेजमेंट से बात करी है तो इस इंटरव्यू या फिर उस डिस्कशन को भी हम अपनी रिपोर्ट के अंदर ऐड करेंगे। फिर उसके बाद हम ऐड करेंगे अपनी एनालिसिस और फाइंडिंग, यानी कि जो भी हमने ऑब्जर्व करा उस हिसाब से हमने क्या इंटरप्रेट करा, हमें क्या चीज़ें समझ में आती हैं, वो हम लिखेंगे एनालिसिस एंड फाइंडिंग के अंदर। फिर उसके बाद लिख देंगे कॉन्क्लूजन के अंदर जो भी सारी चीज़ें थी उनकी एक शॉर्ट समरी बनाकर हम लास्ट के अंदर लिख देंगे। फिर रिकमेंडेशन लिख देंगे कि किस तरीके से उस कंपनी के अंदर रिक्वायरमेंट की ज़रूरत है, अगर है तो हम लिखेंगे, वरना ये इट इज़ नॉट अ नेसेसरी पार्ट। अब एनुअल रिपोर्ट ऑफ कंपनीज़ को किस तरीके से हम समराइज़ करते हैं। एक एनुअल रिपोर्ट एक वो डॉक्यूमेंट होता है जो एक कंपनी हर साल पब्लिश करती है। ठीक है ना, उसके अंदर सारी इन्फॉर्मेशन लिखी हुई होती है कंपनी से रिलेटेड, कि वो कंपनी क्या एक्टिविटीज़ कर रही है और कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसी है, प्रॉफिट में है या फिर लॉस में है। ठीक है, ये सारी चीज़ें इसके अंदर लिखी हुई होती हैं। तो इस चीज़ को समराइज़ करने की एनुअल रिपोर्ट को ज़रूरत क्यों होती है, ताकि हम कंपनी का परफॉर्मेंस समझें। ठीक है ना, अगर जब तक हम उस रिपोर्ट को समराइज़ नहीं करेंगे एनुअल रिपोर्ट को, तो हमें समझ में नहीं आएगा ये जो कंपनी है फ़ायदे में चल रही है, घाटे में चल रही है, किस में चल रही है। और जो की फैक्ट्स हैं उसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखें, जो जो उसके अंदर से मेन कॉन्टैक्ट थे, जो मेन की फैक्ट थे, उनको हम किस फॉर्म में कर दें, सिंपल फॉर्म में लिख दें। और ये स्टेक होल्डर को मदद करती है डिसीजन लेने के अंदर। जब वो उस एनुअल रिपोर्ट को समराइज़ करेंगे, अच्छे से समझेंगे, तो उस एनुअल रिपोर्ट के हिसाब से ही वो अगले साल के अपने डिसीजन लेंगे, जो भी स्टेक होल्डर हैं उसके। अब स्ट्रक्चर क्या होता है एक एनुअल रिपोर्ट समरी का, सबसे पहले तो कंपनी का ओवरव्यू होता है। उसके अंदर कंपनी का नाम क्या है, किस सेक्टर की कंपनी है, कहाँ लोकेटेड है, क्या काम करती है, सबसे पहले कंपनी का ओवरव्यू आएगा। फिर सेकंड पेज पर आएगी डायरेक्टर्स की रिपोर्ट। इसके अंदर सिर्फ ये सबसे ज़्यादा मेन पॉइंट है इसके अंदर, कि क्या क्या डायरेक्टर्स हैं हमारी कंपनी के डायरेक्टर्स ने अचीव करा और क्या क्या ऐसे चैलेंजेस थे जो डायरेक्टर्स ने फेस करे। फिर फाइनेंशियल समरी आएगी उसके बाद, कि कितना रेवेन्यू हुआ, रेवेन्यू में से प्रॉफिट कितना था, खर्चे कितने हुए, एसेट्स कितने थे और लाइबिलिटीज़ कितनी है कंपनी के ऊपर। ठीक है, वो सारी चीज़ें हम ऐड कर देंगे अपनी फाइनेंशियल समरी के अंदर। फिर परफॉर्मेंस हाईलाइट, यानी कि जो जो चीज़ें थी सबके ग्राफ्स बना के, चार्ट्स बनाकर और ट्रेंड्स शो कर बता देंगी क्या चीज़ चल रही है या नहीं है। एप्लीकेबल
तभी अगर एप्लीकेबल है ये तभी करें, वरना ज़रूरी नहीं है। फिर फ्यूचर प्लान्स लिखेंगे या फिर आउटलुक्स लिखेंगे कि अब ये जो कंपनी है आने वाले साल के अंदर क्या चीज़ें ऐसी हैं जो करने वाली है। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्टिविटीज़ अगर कंपनी की हैं, CSR एक्टिविटीज़ अगर हैं तभी लिखनी है, वहीं वरना नहीं लिखनी। प्रिंसिपल क्या होते हैं समराइजिंग के, कि इसको बहुत ज़्यादा ब्रीफ और क्लियर वे के अंदर लिखें और इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स जो हैं उस पर ज़्यादा फोकस करें और अपने वर्ड का यूज़ करें, कहीं से कॉपी पेस्ट चीज़ें ना करें। और जो ऑब्जेक्टिविटी है और एक्यूरेसी है उसको बहुत ज़्यादा मेंटेन करके रखा जाए इसके अंदर। अब उसके बाद जो छठा टॉपिक आता है वो आता है ड्राफ्टिंग माइन्यूट्स। माइन्यूट्स वो रिटर्न रिकॉर्ड होते हैं कि हमने क्या चीज़ें डिस्कस करी थी एक मीटिंग के अंदर, जो भी हमारी पास्ट के अंदर मीटिंग हुई थी उसके अंदर हमने क्या चीज़ें डिस्कस करी थी, उस चीज़ का रिटर्न रिकॉर्ड हमारा क्या कहलाया जाता है, ड्राफ्टिंग कहलाया जाता है। अब इसका पर्पस क्या होता है, टू रिकॉर्ड डिसीजन एंड एक्शन टेकन, कि जो हमने उस मीटिंग के अंदर डिसीजन लिए या फिर वहाँ पर एक्शन उसके बाद जो लिए गए उन सब को वो सारे रिटर्न फॉर्मेट में हो, ये इसका मेन पर्पज़ होता है। तो टू कीप अ रिकॉर्ड फॉर फ्यूचर रेफरेंस, और अगर फ्यूचर के अंदर उस मीटिंग की डिस्कशन की अगर कुछ ज़रूरत पड़ गई तो उसका एक प्रॉपर रिकॉर्ड हो हमारे पास, इस चीज़ के लिए इसकी ज़रूरत पड़ती है। टू इन्फॉर्म एब्सेंट मेंबर अबाउट व्हाट हैपन, और जो लोग नहीं आए तो उस मीटिंग के अंदर किसी वजह से उन लोगों को पूरी इन्फॉर्मेशन देने के लिए कि उस मीटिंग के अंदर क्या क्या हुआ, मेमोज बनाए, ड्राफ्टिंग माइन्यूट्स बनाए जाते हैं। अब स्ट्रक्चर क्या होता है माइन्यूट का, सबसे पहले आएगा टाइटल के अंदर के ऊपर लिखा होगा माइन्यूट्स ऑफ द मीटिंग, और उसके आगे लिखा हुआ होगा जो भी कमेटी या फिर ग्रुप की मीटिंग हुई उस ग्रुप का या फिर कमेटी का नाम, फिर डेट लिखी हुई होगी, टाइम लिखा हुआ होगा और प्लेस ऑफ मीटिंग की वो मीटिंग किस जगह पर हुई। फिर नेम ऑफ अटेंडीज़ आएगा कि कौन कौन उस दिन प्रेजेंट थे और कौन कौन उस दिन एब्सेंट थे, सारी इन्फॉर्मेशन उसके अंदर लिखी हुई होगी। एजेंडा आइटम डिस्कस की, उस दिन हमने मीटिंग के अंदर क्या क्या ऐसी आइटम्स थी जो डिस्कस करी, और समरी ऑफ डिस्कशन, यानी कि जो भी हमने उस दिन चीज़ें डिस्कस करी उसकी एक शॉर्ट समरी हमारी लिख देनी है हमें इसके अंदर, ठीक है। फिर डिसीजन मेड कि क्या क्या उस दिन हमने डिसीजन लिए, और एक्शन आइटम कि हमने उस दिन क्या क्या डिसाइड करा कि क्या क्या करना है और कौन करेगा वो काम, और उस काम के करने की डेडलाइन क्या है, ये सारे एक्शन आइटम भी उसके अंदर हम लिखेंगे। टाइम ऑफ एडजॉर्नमेंट लिखेंगे, और लास्ट में जो होगा चेयरपर्सन या फिर रिकॉर्डर जो भी वहाँ पर है उसके सिग्नेचर आ जाएंगे लास्ट के अंदर, ठीक है। और टिप्स क्या होती हैं ड्राफ्टिंग की, कि सबसे पहले तो इसको ब्रीफ और क्लियर वे में लिखना है, पास्ट टेंस का यूज़ करना है और थर्ड पर्सन की लैंग्वेज में लिखना है, न्यूट्रल लैंग्वेज होनी चाहिए, कोई पर्सनल ओपिनियन नहीं देना है, बुलेट पॉइंट यानी ऐसे पॉइंटिंग करके लिखने हैं आपको कि पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, और नंबरिंग करके लिखना है ताकि क्लियरिटी रहे। ऐसे पैराग्राफ के फॉर्म में बहुत ज़्यादा वो क्या हो जाएगा, कन्फ्यूजिंग हो जाएगा। फिर अब शुरू होता है यूनिट नंबर 4 जो कि हम करने वाले हैं आपको अगली वीडियो के अंदर। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, मिलते हैं हम अगली वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल, वेलकम टू आईडी इन्फ्यूजन बाय ट्रायम्फ एकेडमी। आज हम करने वाले हैं यूनिट नंबर 4 ऑफ द सब्जेक्ट बिजनेस कम्युनिकेशन, जो कि आपका SEC यानी स्किल एनहेंसमेंट कोर्स का सब्जेक्ट है। करते हैं आज की इसकी वीडियो को स्टार्ट बिना किसी देरी के। इस चैप्टर का नाम है बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस एंड ई कॉरेस्पॉन्डेंस, ठीक है ना, ई कॉमर्स, ठीक है। दिस यूनिट इज़ अबाउट रिटर्न कम्युनिकेशन इन बिजनेस। सबसे पहले तो इसके अंदर हम पढ़ेंगे नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस लेटर की। जो बिजनेस लेटर होते हैं उसकी ज़रूरत क्या होती है और इम्पोर्टेंस क्या है उसकी। बिजनेस लेटर होते क्या हैं? बिजनेस लेटर सबसे पहले तो वो फॉर्मल रिटर्न मैसेजेस होते हैं जो एक पार्टी दूसरी पार्टी को देती है बिजनेस के कॉन्टेक्स्ट के अंदर, ठीक है। बिजनेस करने के लिए जब एक पार्टी दूसरी पार्टी को कोई लेटर लिखेगी, वो कोई रिटर्न मैसेज देगी, उसको हम बोलेंगे बिजनेस लेटर। अब इसकी ज़रूरत क्या पड़ती है? एक फॉर्मल रिकॉर्ड ऑफ कम्युनिकेशन हो कि हमने ये मैसेज भेजा है और ये बात बोली है, इस चीज़ का एक फॉर्मल रिकॉर्ड हो, उसके लिए बिजनेस लेटर की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। और टू कम्युनिकेट विद पीपल आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, और जितने भी ऑर्गेनाइजेशन के बाहर के लोग हैं, जैसे कि हमारे क्लाइंट हो गए, सप्लायर हो गए, इन्वेस्टर हो गए, ये हमारे सारे बाहर के लोग हैं ऑर्गेनाइजेशन से। तो इनसे तो खासकर हमारे पास इन लोगों की बातचीत का रिकॉर्ड मेंटेन होना चाहिए। तो इन लोगों के लिए भी क्या यूज़ होता है? बिज़नेस लेटर यूज़ किया जाता है। और जब भी हमें इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भेजनी हो, किसी से रिक्वेस्ट करनी हो या फिर किसी को कोई ऑर्डर देना हो, तब भी हम बिज़नेस लेटर का यूज़ करते हैं।
किसी चीज़ के अंदर क्लियरिटी चाहिए हो या फिर प्रोफेशनलिज्म चाहिए हो बात के अंदर, बात जब आप कर रहे हैं, कम्युनिकेशन जब आप कर रहे हैं, उसके लिए क्लियरिटी और प्रोफेशनलिज्म आता है बिजनेस लेटर के थ्रू। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, अगर बिजनेस लेटर हम भेजते हैं तो उससे हमारा क्या बनता है, हमारी कंपनी की एक इंप्रेशन, अच्छा इंप्रेशन पड़ता है, ठीक है ना, सामने वाले पार्टी पर या फिर क्लाइंट पर। इससे हम क्या कर सकते हैं, क्लियर और डायरेक्ट कम्युनिकेशन हो सकती है। जो भी हमने बातचीत करी उसका ये एज अ प्रूफ काम करता है, ठीक है ना, जो भी हमने डील करी, बात करी, उसका हमारे पास ये है कि ये रिटर्न प्रूफ है हमारे पास। और ये अलग अलग फंक्शंस के अंदर इस्तेमाल किया जाता है बिजनेस लेटर। सेल्स के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, मार्केटिंग के लिए भी, कंप्लेंट के लिए भी, रिक्वेस्ट वगैरह के लिए, यहाँ सब इसका इस्तेमाल होता है। अब टाइप्स क्या क्या हैं हमारे इंटरनल ऑफिस कम्युनिकेशन के। इंटरनल ऑफिस ये वो कम्युनिकेशन होती है जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही अंदर यूज़ की जाती है। इंटरनल ऑफिस कम्युनिकेशन हम उस कम्युनिकेशन को बोलेंगे जो ऑर्गेनाइजेशन के लोगों से ही की जाए, भले से कोई एम्प्लॉय हो या फिर डिपार्टमेंट के लोग हों, उनको कुछ इन्फॉर्म करने के लिए जो बात की जाती है उसको बोलते हैं हम इंटरनल ऑफिस कम्युनिकेशन। अब कैसे कर सकते हैं ये, सबसे पहला आता है ऑफिस मेमोरेंडम। ऑफिस मेमोरेंडम को हम शॉर्ट टर्म में बोलते हैं मेमो, ठीक है। नहीं, ऑफिस मेमोरेंडम क्या होता है, ये बहुत ज़्यादा छोटा एक रिटर्न मैसेज होता है जो हम इंटरनल कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये हमें जब अपने एम्प्लॉयज़ को या फिर डिपार्टमेंट्स को किसी चीज़ का रिमाइंडर दिलाना हो या फिर किसी चीज़ से रिलेटेड इंस्ट्रक्शन बताने हो या फिर कोई नई चीज़ हुई है उस चीज़ की अनाउंसमेंट करनी हो, तब हम यूज़ करते हैं ऑफिस मेमोरेंडम यानी मेमोस का। ये हमेशा फॉर्मल टोन के अंदर लिखे जाते हैं और इसके अंदर कोई सल्यूटेशन की ज़रूरत नहीं होती, यानी इसके अंदर कोई डियर सर या फिर डियर मैडम आपको लिखने की ज़रूरत नहीं होती। इसके अंदर जैसे ये आएगा, जैसे कि ये है कि टू ऑल एम्प्लॉयज़ फ्रॉम HR डिपार्टमेंट, ये इसका एग्जांपल दे रखा है। सब्जेक्ट क्या है, अटेंडेंस पॉलिसी अपडेट। ही किया हमने, अटेंडेंस पॉलिसी अपडेट कर दी है और ये डेट है इसकी 5 जून 2025। तो ये हो गया हमारा किसके एग्जाम्पल, एक मेमो का एग्जाम्पल हो गया। दूसरा हो गया हमारा ऑफिस सर्कुलर। ये वो रिटर्न स्टेटमेंट या फिर नोटिस होते हैं जो हम अपने ग्रुप ऑफ पीपल के अंदर देते हैं, ठीक है, जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वर्क कर रहे हैं। ये जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है, जब भी हमें कोई एम्प्लॉयज़ को बतानी हो, जैसे कि हॉलीडे लिस्ट या फिर अगर कोई पॉलिसी चेंज हो रही है, तो उसके लिए हम क्या इशू करते हैं, ऑफिस सर्कुलर इशू करेंगे। ये ज़्यादातर प्रिंट होता है और डिस्प्ले किया जाता है, नोटिस बोर्ड पर लगता है। या तो ये नोटिस बोर्ड पर लगा दिया जाएगा या फिर इसको ईमेल के थ्रू हम अपने एम्प्लॉयज़ को सेंड कर देंगे। अब उसके बाद आते हैं नोटिस। नोटिस वो फॉर्मल रिटर्न या फिर वो प्रिंटेड अनाउंसमेंट होती है, यानी कोई भी चीज़ हमें अनाउंस करनी है तो उसके लिए हम क्या लगाएंगे, नोटिस लगाएंगे। नोटिस जो होता है वो बहुत ज़्यादा शॉर्ट एंड टू द पॉइंट बात करता है। इसके अंदर हम कब करते हैं इसका इस्तेमाल, नोटिस का, जब भी हमें मीटिंग रखनी हो या फिर इंटरव्यू रखना हो या फिर जब भी कोई छुट्टी आ जाए तो उसके लिए हम क्या लगाएंगे, नोटिस लगाएंगे। और नोटिस कहाँ पर लगाया जाता है, नोटिस बोर्ड पर लगाया जाता है या फिर क्या किया जाता है, इसे डिजिटली शेयर किया जाता है, ठीक है, या फिर हम अपने एम्प्लॉयज़ को ऑनलाइन इसको सेंड कर सकते हैं। फॉर्मेट क्या होगा, सबसे पहले ऊपर हेडिंग आएगी यानी नोटिस लिखा होगा बड़ा बड़ा, उसके नीचे डेट लिखी हुई होगी, सब्जेक्ट लिखा होगा कि मतलब हॉलीडे है या फिर वो है, फिर नीचे बॉडी होगी, बॉडी के अंदर पूरी बात लिखी होगी कि कल दिवाली है इस वजह से छुट्टी है वगैरह, और लास्ट के अंदर जो ऑफिस का हेड है HR डिपार्टमेंट वगैरह का, जिससे भी वो छुट्टी रखी है वो अपने सिग्नेचर कर देगा, ठीक है। उसके बाद आते हैं हमारा ऑफिस ऑर्डर। ऑफिस ऑर्डर वो रिटर्न इंस्ट्रक्शन होते हैं जो हायर अथॉरिटी होती हैं हमारी कंपनीज़ के अंदर, वो इशू करती है हमारे एम्प्लॉयज़ को, और एम्प्लॉयज़ का काम होता है उन ऑर्डर्स को जो हायर अथॉरिटी ने इशू करे हैं उनको फॉलो करते रहना, ठीक है। ये ज़्यादातर किसके लिए काम आते हैं, जब भी हमें ड्यूटीज़ असाइन करनी हो या फिर किसी का ट्रांसफ़र करना हो या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करने हो, तब हम यूज़ करते हैं किसका, ऑर्डर्स का, ठीक है, ऑफिस ऑर्डर्स का। और इसकी खासियतें क्या क्या होती हैं, क्लियर होते हैं, स्पेसिफिक होते हैं, और जो भी ये जिसने अगर एक बार ये इशू हो गया तो हमारे एम्प्लॉयज़ को इसको फॉलो करना ही करना पड़ेगा, उनके पास कोई चॉइस नहीं होती। अब टेक्नोलॉजी क्या है हमारे कम्युनिकेशन के अंदर, अब मॉडर्न बिजनेस के अंदर नई नई टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल किया जाने लगा है ताकि कम्युनिकेशन जो हो जाए वो फास्ट भी हो जाए और एफिशिएंट भी हो जाए, ठीक है। इस वजह से टेक्नोलॉजी का हमारा यूज़ किया जाने लगा। कॉमन टूल्स क्या क्या आ गया अब नया, कि हम ईमेल्स के थ्रू भेज सकते हैं, कुछ भी नहीं कम्युनिकेट कर सकते हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टूल्स आ गए जैसे जूम, माइक्रोसॉफ्ट टीम, गूगल मीट। इंस्टेंट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म आ गया, व्हाट्सअप बिजनेस वगैरह टाइप। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का सॉफ्टवेयर आ गया, ट्रेलो, असाना, और बहुत सारे इंटरनेट के पोर्टल्स भी हैं, ठीक है, जहाँ पर हम कम्युनिकेशन कर सकते हैं। फिर टेक्नोलॉजी के
फ़ायदे क्या हैं, बेनिफिट क्या है। सबसे पहले तो कम्युनिकेशन फास्ट हो जाती है, ठीक है। आप कहीं पर भी हो, आपके पास मैसेज हैंड टू हैंड आ जाएगा। इसके अंदर टाइम भी ज़्यादा नहीं लगता, खर्चा भी ज़्यादा नहीं आता, और जो भी इन्फॉर्मेशन एक बार आपने डिजिटली शेयर कर दी तो वो स्टोर भी हो जाएगी और आप उस इन्फॉर्मेशन को रिट्राइव भी कर सकते हैं। और ये रिमोट वर्क और कोलैबोरेशन के लिए बहुत ज़्यादा इस चीज़ को सपोर्ट करती है। अब इफेक्टिव आईटी कम्युनिकेशन के टूल्स क्या क्या हैं। ये वो टूल्स हैं जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प करते हैं कि वो डिजिटली आसानी से कम्युनिकेट कर पाएँ। अब भले से वो इंटरनल कम्युनिकेशन हो या एक्सटर्नल कम्युनिकेशन हो, एम्प्लॉयज़ से कम्युनिकेशन करनी हो या फिर ऑर्गेनाइजेशन के बाहर के लोगों से कम्युनिकेशन करनी हो, ठीक है। जब हम यूज़ करते हैं अपने आईटी कम्युनिकेशन टूल्स का, टूल्स क्या क्या हैं और उनके पर्पस क्या क्या हैं। ईमेल आ गया, ईमेल जब भी हमें कोई भी फॉर्मल रिटर्न कम्युनिकेशन करनी है तो हम किसके थ्रू करेंगे, ईमेल्स के थ्रू। गूगल ड्राइव जो होती है, जब भी हमें बहुत सारे डॉक्यूमेंट शेयर करने हो तब हम किसके थ्रू शेयर करते हैं, गूगल ड्राइव के थ्रू। जूम या फिर गूगल टीम जो होता है, ये ऑनलाइन मीटिंग रख सकते हैं इसके ऊपर और डिस्कशन कर सकते हैं। स्लैक जो है एक टाइप का व्हाट्सअप की तरह ही है जिसके ऊपर हम मैसेज वगैरह कर सकते हैं। ट्रेलो आसान है, इसके ऊपर हम असाइनमेंट, टास्क असाइनमेंट और ट्रैकिंग वगैरह कर सकते हैं। अब इलेक्ट्रॉनिक मेल यानी ईमेल होता क्या है। इलेक्ट्रॉनिक मेल की ईमेल की फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रॉनिक मेल। ये सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज मेथड है किस चीज़ का, डिजिटल कम्युनिकेशन का। बिजनेस के अंदर सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला डिजिटल कम्युनिकेशन का मेथड क्या है, हमारा ईमेल है। इसके फ़ायदे क्या क्या है, बहुत ज़्यादा फास्ट और बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट होता है। कहीं पर भी कभी भी आप इसको यूज़ कर सकते हो। इंटरनल कम्युनिकेशन करनी हो, भले से एक्सटर्नल कम्युनिकेशन करनी हो, दोनों के अंदर आप इसका यूज़ कर सकते हो। इसके अंदर आपके पास रिटर्न प्रूफ रहता है, जो भी आपने बात भेजी है तो उसके पास भी वो पहुंच जाएगी और आपके पास भी एज अ प्रूफ वो सेंड मैसेज इसके अंदर रहेगा। इसके अंदर क्या फ़ायदा, आप किसी को भी फाइल्स को अटैच करके, डॉक्यूमेंट को अटैच करके, फिर इमेज को अटैच करके आप सेंड कर सकते हो, ठीक है। और सेफ्टी और स्मार्टनेस है दो ईमेल के अंदर। इसके अंदर आप जो अपना अकाउंट बनाओगे वो पासवर्ड प्रोटेक्टेड होता है, आपको पासवर्ड रखना पड़ेगा अपने ईमेल का। और इसके अंदर जब भी आपको कोई अननोन लिंक या फिर अटैचमेंट मिले तो उसको आप नहीं खोलें, ठीक है। उससे क्या होता है, आपका मोबाइल हैक होने का खतरा होता है। और अपनी ऑफिशियल ईमेल आईडी सिर्फ प्रोफेशनल कम्युनिकेशन के लिए रखें। और इसके अंदर हमेशा कैसा रहना है, हमें क्लियर रहना है, पोलाइट रहना है और प्रोफेशनल टोन के अंदर हमें इसके अंदर मैसेजेस लिखने हैं, ठीक है। ईमेल के एटिकेट्स क्या आते हैं। ईमेल एटिकेट मतलब वो रूल्स या फिर वो गाइडलाइन होते हैं जो हमें प्रोफेशनल ईमेल लिखने के अंदर मदद करते हैं, ठीक है ना। एक अच्छा ईमेल एटिकेट वो होता है कि जब भी हम कोई कुछ चीज़ ईमेल में टाइप करें तो वो हमारा पॉजिटिव इम्प्रेशन दे सामने वाले के ऊपर, ठीक है ना। और वो सामने वाले को मिसअंडरस्टैंडिंग से बचाए। तो एक अच्छा ईमेल क्या कहलाया जाता है, गुड ईमेल एटिकेट वो होता है जिससे हमारे मैसेज का सामने वाले पर पॉजिटिव इम्प्रेशन पड़े, उसको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो। तो सबसे पहले इसके अंदर क्या क्या रूल्स होते हैं जो हमें फॉलो करने चाहिए ईमेल एटिकेट के। सबसे पहले तो सब्जेक्ट लाइन को क्लियर रखें, ठीक है ना, ताकि जो भी मैसेज रिसीव कर रहा है उसे पता लग जाए कि ये किस टॉपिक का ईमेल है, ठीक है, जो मेरे पास आया है। और लैंग्वेज को फॉर्मल रखें, इसके अंदर कोई स्लैंग या फिर कोई कैजुअल वर्ड का इस्तेमाल ना किया जाए। और स्टार्ट करें ग्रीटिंग के साथ, जैसे डियर सर, मैडम या फिर रिस्पेक्टेड मैनेजर वगैरह करके ऐसे ग्रीटिंग के साथ स्टार्ट करें। और इसको हमेशा कंसाइज रखना है, यानी हमेशा ब्रीफ में लिखना है और कंप्लीट लिखना है, ठीक है। तो हमेशा कंसाइज रखना है अपने ईमेल को। और ग्रामर और पंक्चुएशन का प्रॉपर यूज़ करना है। जब आप ग्रामर और पंक्चुएशन को प्रॉपर यूज़ करते हो तो आपको वो आपकी इमेज जो है सामने वाले की नज़र में एज अ प्रोफेशनल शो होती है। इसके अंदर कैपिटल लेटर्स को अवॉइड करें। ऐसा लगेगा जब आप कैपिटल लेटर्स में जब आप पूरी बात लिखते हो ना तो ऐसा लग रहा है आप चिल्ला रहे हो, ठीक है ना। तो ऐसा ना करें कि आप कैपिटल लेटर यूज़ कर रहे हैं। हमेशा जब क्लोज़ करें इस चीज़ को तो पोलाइट वे में क्लोज़ करें। लास्ट के अंदर लिखें रिगार्ड, सिंसियरली, थैंकफुल, थैंक यू, ठीक है ना। तो इस तरीके से अपनी बात को ख़त्म करें ताकि वो कैसी लगे, पोलाइट लगे। और प्रूफ रीड बिफोर सेंडिंग, यानी सेंड करने से पहले एक बार उसके अंदर चेक कर ले कि कोई स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं है या फिर कहीं पर टाइपिंग एरर वगैरह तो नहीं हुआ। और जहाँ पर भी अननेसेसरी सीसी या फिर बीसीसी हैं उनको ना लिखें, ठीक है ना। जो चीज़ें ज़रूरी हैं, जो चीज़ें काम की हैं उसके अंदर लिखने की वही चीज़ें लिखें, उसके अलावा और ना लिखें। एग्जाम्पल देखिए, ये प्रोफेशनल ईमेल का कैसा दे रखा है। सब्जेक्ट लिख दिया कि रिक्वेस्ट फॉर मीटिंग डिस्कस्ड Q2 टारगेट, यानी कि हम इसके अंदर एक मीटिंग है उसको रखने के लिए हमने ये लिखा है। और उसके अंदर लिखना है जैसे डियर मिस्टर शर्मा, फिर आई होप दिस मैसेज विल फाइंड यू वेल। तो आप ये पढ़ सकते हैं। इस टाइप का हमारा होता है प्रोफेशनल ईमेल, ठीक है ना।
लास्ट के अंदर देखिए कैसे पोलाइट वे के अंदर इन्होंने एंड करा और सारी कहीं पर भी ग्रामेटिकल एरर वगैरह नहीं है और जो भी इसके अंदर सारी पॉइंट्स थे वो सारे इसके अंदर फॉलो किए जा रहे हैं। तो बस यहीं तक होगा आपका यूनिट नंबर 4। मैं मिलता हूँ आपसे यूनिट नंबर 5 के साथ बस कुछ ही देर के अंदर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल, वेलकम टू आइडिया इन्फ्यूजन बाय ट्रायम्फ एकेडमी। आज हम करने वाले हैं आपका यूनिट नंबर 5 ऑफ द सब्जेक्ट बिजनेस कम्युनिकेशन, जो कि आपका स्किल एनहेंसमेंट कोर्स यानी एसईसी का सब्जेक्ट है, उसका यूनिट नंबर 5। करते हैं आज की वीडियो को स्टार्ट बिना किसी देरी के। इस यूनिट का नाम है स्पोकन इंग्लिश एंड ओरल प्रेजेंटेशन। सबसे पहले इसके अंदर जो टॉपिक आता है वो है आपका इफेक्टिव नेगोशिएशन। अब इफेक्टिव नेगोशिएशन होती क्या है, सबसे पहले तो समझते हैं नेगोशिएशन क्या होती है। नेगोशिएशन का मतलब होता है जब आप किसी से कुछ चीज़ डिस्कस करते हो, ठीक है ना, और लास्ट में एक ऐसे एग्रीमेंट पर पहुंच जाते हो जिसके अंदर दोनों पार्टीज सेटिस्फाई हों, ठीक है ना, उस चीज़ को हम बोलेंगे नेगोशिएशन। ठीक है, जैसे ये बिजनेस के अंदर बहुत ज़्यादा कॉमन है। जैसे जब आपको सैलरी की डिस्कस करनी हो या फिर सेल की डील करनी हो या फिर कोई प्रोजेक्ट की डेडलाइन हो तब नेगोशिएशन की जाती है। ठीक है ना, जैसे कि कोई इंसान सामने वाला है, आपने बोले ये चीज़ 5,000 की है बट वो कहता है नहीं 3,000 की, तो आप क्या करते हो, उससे नेगोशिएट करते हो, वो आपसे नेगोशिएट करता है, फिर करते करते आप उसको 4,000 में बेच देते हो और वो 4,000 में ख़रीद लेता है, तो इससे वो भी खुश और आप भी खुश। तो ये क्या हो गई आपकी नेगोशिएशन। नेगोशिएशन के अंदर अब एलिमेंट क्या क्या आते हैं, सबसे पहले पार्टी कौन कौन सी इन्वॉल्व होती हैं। इसके अंदर वो 2 लोग या फिर वो ग्रुप्स इन्वॉल्व होते हैं जो नेगोशिएट करेंगे। इंटरेस्ट क्या होता है, व्हाट ईच साइड वांट टू अचीव, यानी इसके अंदर इंटरेस्ट मेरा ये है, मान लीजिए मैं बेच रहा हूँ तो मेरा ये वो होगा इंटरेस्ट कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमा लूँ। और अगर आप वो चीज़ खरीद रहे हो तो आपका ये मोटिव होगा, ये इंटरेस्ट होगा कि आप सस्ते से सस्ते में खरीद लो। अल्टरनेटिव क्या होता है, अल्टरनेटिव वो ऑप्शन होता है अगर नेगोशिएशन फेल हो जाती है। जैसे कि अगर आप को मैं 4,000 में देता ही नहीं तो आप क्या करते हो, आप किसी और दुकान से जाके वही सेम चीज़ 4,000 में खरीद लेते हो। तो ये वो क्या है, आपका अल्टरनेटिव है। ठीक है, और कम्युनिकेशन की इसके अंदर ज़रूरत होती है। जब आपकी बात मेरे समझ में आएगी और मेरी बात आपके समझ में आएगी, आप मेरी सुनोगे मैं आपकी सुनूंगा, तभी नेगोशिएशन हो सकती है। वरना एक इंसान अपनी बोलता जाए दूसरा इंसान ना सुने, इससे नेगोशिएशन नहीं होती। कमिटमेंट दोनों पार्टी लास्ट के अंदर क्या कर लेती हैं, एग्रीमेंट कर लेती हैं, दोनों एग्री हो जाती हैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर कि हाँ 4,000 का ठीक है, तो वो क्या होगा आपका लास्ट के अंदर कमिटमेंट हो गई। प्रोसेस क्या होता है, सबसे पहले तो प्रिपेयर करेंगे हम कि हमें तो पता है कि हमारा गोल क्या है और फैक्ट्स क्या क्या है, यानी कि हमें पता है पर्टिकुलर चीज़ है मार्केट के अंदर 4,000 की मिलती है, तो हमारा ये गोल है कि इसको 4,000 की ही खरीदनी है, उससे ज़्यादा की नहीं करनी। ओपनिंग द डिस्कशन, सबसे पहले तो आप टोन को सेट करेंगे और बात करना स्टार्ट करेंगे। फिर एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन, फिर आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू दो कि मेरे हिसाब से तो ये 4,000 की है, उससे ज़्यादा की वैल्यू नहीं है, और वो अपना ओपिनियन देगा कि नहीं भाई ये बहुत अच्छी चीज़ है और मतलब दुनिया में इससे अच्छी कोई चीज़ ही नहीं है। फिर बार्गेनिंग करो आप उससे, ठीक है, आप मतलब अपनी एडजस्टिंग टर्म जो है उसको मनाने की कोशिश करो, जो आप 3,000 पर पहले तो उसको मनाने की कोशिश करो, ठीक है। फिर लास्ट के अंदर एक फाइनल एग्रीमेंट कर लो 4,000 के ऊपर, वो हो जाएगा आपका कंक्लूजन। अब जनरल गाइडलाइंस क्या है, जब भी आप नेगोशिएट कर रहे हो तो सामने वाले से पोलाइट और रेस्पेक्टफुल वे में बात करो, बदतमीजी नहीं करनी है। एक और दोनों पार्टीज एक दूसरे को केयरफुली सुने और समझें, और जो भी दोनों पार्टीज़ की ज़रूरत है उस चीज़ के ऊपर क्लियर रहें। अगर आपको लगता है कि आपका 4,000 पर प्रॉफिट नहीं है तो आप बताओ, और अगर आपको लगता है कि आप 4,000 को आपको महंगा लग रहा है तो आप बताओ। और पूरी नेगोशिएशन के टाइम काम रहो, भले से सामने वाला भले से आप डिसएग्री कर रहे हो या एग्री कर रहे हो, आपको काम रहना है और प्रॉब्लम को सॉल्व करने पर ज़्यादा फोकस करो। ये नहीं हो कि सामने वाले पर इल्ज़ाम लगाने लग जाओ, अरे भाई तुम तो लुटेरे हो, पूरी मार्केट लूट ली, ऐसा नहीं करना, ठीक है। अब टेलीफोनिक कन्वर्सेशन क्या होती हैं, जब भी आप फ़ोन के ऊपर बात करते हो उसको हम क्या बोलेंगे, टेलीफोनिक कन्वर्सेशन। और ये बिज़नेस कम्युनिकेशन के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। जैसे हम फेस टू फेस बात करते हैं बट कभी कभी हम नहीं कर सकते, ठीक है, तो हमें कौन सी कन्वर्सेशन करनी पड़ती है, टेलीफोनिक कन्वर्सेशन करनी पड़ती है। तो इसके अंदर क्या है, आप किसी के आमने सामने हो नहीं तो आपके जो है कॉल के ऊपर टोन और क्लियरिटी अच्छी होनी चाहिए ताकि सामने वाले को भी आपकी बात समझ में आ जाए। सबसे पहले तो इफेक्टिव टेलीफोनिक कम्युनिकेशन करते कैसे हैं, बात शुरू करो ग्रीटिंग के साथ, गुड मॉर्निंग के साथ शुरू करो कि मैं रिया बोल रही हूँ ABC लिमिटेड से, या फिर मैं अनुज बोल रहा हूँ, जो भी आपका नाम है, आप उससे बात स्टार्ट करो,
ठीक है। फिर हल्के से क्लियरली बोलो और स्लोली बोलो, वैसे जल्दी जल्दी नहीं भागना है। और प्रोफेशनल वे में बात करो और स्लैंग को अवॉइड करो, ठीक है। स्लैंग्स नहीं बोलने हैं, केयरफुली सुनो सामने वाले की बात को। और नोट्स बनाओ, अगर आपको लग रहा है कि अगर आपकी बात कुछ ध्यान नहीं रहेगी तो आप उस चीज़ के नोट्स बनाओ। और जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो कॉल एंड होने से पहले पहले ध्यान में रखो, कंफर्म कर लो। और एंड में कर्टसी के साथ एंड करो, जैसे कि बोलो थैंक यू फॉर योर टाइम, हैव अ गुड डे, ये सब चीज़ें बोलकर बात अपनी एंड कर दो। अब कंडक्टिंग एंड फेसिंग इंटरव्यू, अब किस तरीके से इंटरव्यूज़ कंडक्ट करे जाते हैं, ठीक है। तो इंटरव्यू क्या होता है, एक फॉर्मल कन्वर्सेशन होती है जहाँ एक इंसान होता है इंटरव्यूअर, जो कि इंटरव्यू ले रहा है। वो सवाल पूछेगा किससे, इंटरव्यू ही से, जो कि मतलब जवाब देगा उसे, वो कौन होगा, इंटरव्यू। ये ज़्यादातर जॉब या फिर रिसर्च के लिए होता है, ठीक है। इंटरव्यूअर आपका जो भी बॉस मैनेजर है वो इंटरव्यूअर है, आप अगर आप जॉब के लिए गए हो तो आप इंटरव्यू ही हो। अब किस तरीके से कंडक्ट करते हैं इंटरव्यू को, सबसे पहले तो हम क्वेश्चन एडवांस के अंदर लिख के रखते हैं कि जो इंसान जॉब लेने आएगा उससे क्या क्या सवाल जवाब करने हैं। और एक फ्रेंडली एनवायरनमेंट में उसे बिठाएंगे और उससे ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछेंगे, उसको ऑप्शन दे देंगे कि आप बताओ आप कितना पढ़े लिखा, ऑप्शन है 12th क्लास, ऑप्शन बी ग्रेजुएशन, ऐसा नहीं देंगे। हम उससे सीधा सीधा पूछेंगे कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या है। और बी अ गुड लिसनर, यानी कि जो भी वो बात बता रहा है उसको ध्यान से सुनेंगे। और अगर हमें कुछ लगता है कि वो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं तो उसको हम रिकॉर्ड भी कर लेंगे। और लास्ट के अंदर जो इंटरव्यू है, जो इंटरव्यू देना है, उसको क्या बोलेंगे, थैंक्स बोलकर उसको अलविदा कर देंगे, ठीक है। अब फेसिंग इन इंटरव्यू, अगर जब आप इंटरव्यू हो, ये तो हमने इंटरव्यूअर की नज़र से देखा कि किस तरीके से उसको कंडक्ट करना चाहिए। जो इंटरव्यू होगा वो तो फेस करेगा ना, उसको इस इंटरव्यू को किस तरीके से फेस करना है। सबसे पहले तो प्रॉपरली कपड़े पहन कर जाओ और टाइम पर पहुँचे, ठीक है, लेट ना हो। और ढंग के कपड़े पहने, फॉर्मल्स पहने, कैजुअल्स नहीं पहनने हैं। पहले तो जाकर बैठो और ग्रीट करें इंटरव्यूअर को, जो भी इंटरव्यू ले रहा है उसको ग्रीटिंग करे, उसको हेलो गुड मॉर्निंग ये सब बोले। और जो भी वो सवाल पूछे उनका क्लियरली और ऑनेस्टली जवाब दे, कुछ झूठ नहीं बोलना और सारी चीज़ें क्लियरली बतानी है। और आई कांटेक्ट बनाए और गुड पोस्चर्स के साथ बैठे, ठीक है ना। आई कांटेक्ट से आपका क्या शो होगा कि आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट इंसान हो। और आप इंटरव्यू के टाइम कॉन्फिडेंस तो शो करें बट ओवर कॉन्फिडेंस नहीं दिखाना है। और अगर आपको लगे, अगर आपको क्वेश्चंस पूछने का चांस दिया जाए तो आप क्वेश्चंस भी पूछें वहाँ पर। अब कंडक्टिंग एंड पार्टिसिपेटिंग इन ग्रुप डिस्कशन, अब ग्रुप डिस्कशन को किस तरीके से कंडक्ट किया जाता है या फिर किस तरीके से पार्टिसिपेट किया जाता है ग्रुप डिस्कशन के अंदर। अब ग्रुप डिस्कशन जो किया जाता है वो इस वजह से किया जाता है, जो भी हमारे वहाँ लोग बैठे हैं उनकी कम्युनिकेशन स्किल, टीम वर्क, लीडरशिप, ये सब चीज़ें चेक करने के लिए ग्रुप डिस्कशन किया जाता है। ये ज़्यादातर कॉलेज एडमिशन या फिर जॉब सिलेक्शन के अंदर यूज़ होता है। अब किस तरीके से इसके अंदर हमें इफेक्टिवली पार्टिसिपेट करना है, सबसे पहले तो जब ही बोलें जब आपके पास स्ट्रॉन्ग पॉइंट हो। अगर स्ट्रॉन्ग पॉइंट नहीं है तो नहीं बोले, वरना आपकी बात कोई भी काट देगा, ठीक है। और जब कोई सामने वाला बोल रहा हो उसको इंटरप्ट ना करें, उसको बीच बीच में ना टोकें, अपनी बारी का इंतज़ार करें, अपने टर्न का इंतज़ार करें। जब आपकी टर्न आए तब आप अपनी बात बोलें। जो अलग अलग इंसान अपना अपना ओपिनियन दे रहे हैं, सबके ओपिनियन को रिस्पेक्ट करें। ऐसा नहीं हो किसी से बदतमीज़ी पर उतर आए कि भाई तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो। सिंपल और करेक्ट इंग्लिश का यूज़ करो, ज़्यादा हाई फाई भी नहीं बनना, ठीक है। और जब भी आपको अपना पॉइंट रखने की बात आए तो आप फैक्ट्स के साथ बोलें और एग्जांपल्स के साथ बोलें। और जो भी डिस्कशन है उसको समराइज़ कर दें अगर चांस मिले। तो अब किस तरीके से जो है ग्रुप डिस्कशन कंडक्ट करवाया जाए, अगर आप मॉडरेटर हो, अगर जब आप कंडक्ट करवा रहे हो तो सबसे पहले तो सारे पार्टिसिपेंट्स को वेलकम करो और जो भी टॉपिक है उसको एक्सप्लेन करो क्लियरली, ठीक है। और हर किसी को ये ध्यान में रखो कि इक्वल चांस मिले बोलने का, ठीक है। और उसके बाद क्या है, टाइम को कंट्रोल द टाइम एंड डिस्कशन फ्लो, यानी टाइम पर भी ध्यान रखो, डिस्कशन के फ्लो का भी ध्यान रखें। और लास्ट के अंदर कंक्लूड कर दें समरी या फिर की पॉइंट्स के साथ। और अब क्या है, मेकिंग प्रेजेंटेशन, कंटेंट एंड ऑर्गेनाइजिंग, किस तरीके से प्रेजेंटेशन बनाते हैं, उसका कंटेंट क्या होता है और उसको किस तरीके से ऑर्गेनाइज करते हैं। सबसे पहले तो प्रेजेंटेशन का मतलब होता है जब हम अपने आइडियाज़ या फिर इंफॉर्मेशन किसी पर्टिकुलर ऑडियंस के साथ शेयर करते हैं, पहले से बोल कर करें, विजुअल्स के साथ करें जैसे स्लाइड के साथ। और
कभी प्रॉप्स यूज़ करते हैं। जैसे मैं क्या कर रहा हूँ, मैं प्रेजेंटेशन कर रहा हूँ, मैं बोल भी रहा हूँ आपको और विजुअल्स भी दिखा रहा हूँ, ये स्लाइड्स भी आपको शो कर रहा हूँ। तो मैं क्या कर रहा हूँ, प्रेजेंटेशन कर रहा हूँ। अब कि सबसे पहले तो स्टेप्स टू प्रिपेयर कंटेंट, सबसे पहले अपना टॉपिक समझे और अपनी ऑडियंस समझे। मेरा टॉपिक क्या था, बिजनेस कम्युनिकेशन। मेरी ऑडियंस कौन है, DU के स्टूडेंट्स। सबसे पहले स्ट्रक्चर बनाए, इंट्रोडक्शन लिखें। इंट्रोडक्शन के अंदर वो सब चीज़ें लिखें जो आप प्रेजेंटेशन के अंदर बताना चाह रहे हो। फिर उसके अंदर उसकी बॉडी लिखें, लास्ट के अंदर कंक्लूजन लिखें। ठीक है, इस तरीके से आपको स्ट्रक्चर बनाकर प्रेजेंटेशन करनी है। और अब ऑर्गेनाइजिंग अ प्रेजेंटेशन, किस तरीके से ऑर्गेनाइज करेंगे। हर चीज़ के अंदर हेडिंग और सब हेडिंग का ध्यान रखें। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो, ये हेडिंग्स हैं और इसके अंदर ये सब हेडिंग्स का यूज़ हुआ है। और अपने पॉइंट नंबर 1 2 3 रखें। जैसे ये पॉइंट नंबर 5 चल रहा है अभी तक हमारे इस यूनिट का। ठीक है, टोटल 7 पॉइंट हैं इसके अंदर। और स्लाइड्स को सिंपल रखना है, कोई बहुत ज़्यादा टेक्स्ट नहीं दिखना है। जैसे कि आपको इस जगह में दिख रहा है, बहुत सिंपल और ज़्यादा कुछ टेक्स्ट यहाँ पर है नहीं। और अगर चार्ट और इमेज का यूज़ कर सकें तो करें। हमारे यहाँ पर कोई चार्ट या फिर इमेज में कोई ऐसी बात थी नहीं समझाने की, तो अगर ये ज़रूरी है तभी रखें, वरना नहीं। और सारी चीज़ों का लॉजिकल फ्लो ऑफ आइडियाज़ रखें। अब फीचर्स क्या क्या होते हैं हमारी एक अच्छे प्रेजेंटेशन के, क्लियरिटी होती है, उसके अंदर क्लियर और सिंपल लैंग्वेज यूज़ हुई हुई होती है। कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहा होता है सामने वाले इंसान, जैसे कि मैं बोल रहा हूँ, मैं सेल्फ एश्योरेंस के साथ आप लोगों से बात कर रहा हूँ। वॉइस मॉड्यूलेशन होता है। वॉइस मॉड्यूलेशन का मतलब होता है अपनी आवाज़ को चेंज कर देना, ताकि उससे क्या लगे, बात आपकी इंटरेस्टिंग लगे। बॉडी लैंग्वेज होगी कि आप आई कांटेक्ट बना के समझाओ। यहाँ पर तो मैं आपको आई कांटेक्ट बनाकर नहीं समझा सकता, बट अगर मैं आपके सामने खड़ा होता और प्रेजेंट करता तो मैं आप लोगों से आई कांटेक्ट बनाता, सीधा खड़ा होकर बात करता। और हैंड जेस्चर जो होते हैं वो मेरे अभी भी चल रहे होते हैं, बाय द वे मैं आपको बता दूं तो। बट वो क्या है, मैं स्लाइड रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो वो इसके अंदर शो नहीं हो रहा है, बट मुझे आदत है रिकॉर्ड करते करते मेरे हाथ चलते रहते हैं जब भी मैं समझाना चाहता हूँ। ठीक है, विजुअल एड्स यानी कि स्लाइड्स का यूज़ करना, चार्ट्स का यूज़ करना। यहाँ पर मैं स्लाइड्स का यूज़ कर रहा हूँ। जैसे आपके लिए टाइम मैनेजमेंट, फिनिश विद इन द गिवन टाइम। जैसे मैंने एक क्राइटेरिया सेट कर रखा है कि बहुत ज़्यादा शॉर्ट वीडियो बनानी है, ज़्यादा आप लोगों का टाइम नहीं लेना, क्योंकि आप एग्ज़ाम से पहले ही वीडियोस देखते हो, तो टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इंटरेक्शन, जैसे कि सवाल पूछना ऑडियंस से अगर वो इन्वॉल्व है तो, ठीक है ना। बट यहाँ पर तो आप लोग हो नहीं, बट मगर नीचे आपके पास ऑप्शन होता है कमेंट करने का, तो कमेंट करके ज़रूर बताएं अगर आपके क्वेश्चन है तो कुछ। अब किस तरीके से डिलीवर करेंगे प्रेजेंटेशन को, ये एक्चुअल मोमेंट होता है जब आप अपनी ऑडियंस के सामने बोलते हो। ठीक है, जैसे कि मैं अगर लाइव आ जाऊँ और समझाने लग जाऊँ, तो वो क्या होगा, डिलीवरिंग है प्रेजेंटेशन की। मैं अपनी प्रेजेंटेशन को डिलीवर कर रहा हूँ। किस तरीके से करें डिलीवर, सबसे पहले तो एक बार रिहर्सल कर लें प्रेजेंट करने से पहले। फिर सामने वहाँ जाते ही ऑडियंस को ग्रीट करें और अपने आप को इंट्रोड्यूस करें कि मेरा नाम है हरीब, वेलकम टू द आइडिया इन्फ्यूजन। और जैसे कि मैं बोलता हूँ, वेलकम टू आइडिया इन्फ्यूजन बाय ट्रायम्फ एकेडमी। तो इस तरीके से हम सबसे पहले अपने आप को इंट्रोड्यूस करें और फ्रेंडली टोन यूज़ करें, और मगर प्रोफेशनल टोन यूज़ करें। मैं जैसे आपसे बात कर रहा हूँ, मैं एक प्रोफेशनल वे में बात कर रहा हूँ, एज ए टीचर बात कर रहा हूँ आपसे, बट मैं फ्रेंडली टोन में भी बात कर रहा हूँ साथ साथ। और सिर्फ स्लाइड को समझाना नहीं, दिखाना नहीं है। जैसे कि मैं हो सकता है तो मैं आपको बस दिखाकर रीड करता रहता। ठीक है, ये जैसे रिहर्स बिफोर प्रेजेंटिंग, ग्रीट द ऑडियंस एंड इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। बट मैं आपको सिर्फ रीड करके नहीं सुना रहा, मैं उसको समझा भी रहा हूँ जो जो बात आती जा रही है। मूव अराउंड अ लिटिल बट नॉट टू मच, यानी जब आप सामने खड़े हो समझा रहे हो तो इधर उधर हो थोड़ा, बट ज़्यादा भी इधर उधर नहीं होना। और आई कांटेक्ट बना के रखना है अपनी ऑडियंस के साथ। स्लोली और क्लियरली आपको अपनी बात बोलनी है, और अगर जो भी आपसे सवाल पूछो उन चीज़ों का पोलाइटली आपको जवाब देना है। सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे गाइस। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ आपसे यूनिट नंबर, अब तो क्या ही मिलूँगा आपसे, आप नीचे आप कमेंट करके बता दो जो भी जिस भी सब्जेक्ट की वीडियो चाहिए मैं आपके लिए रेडी करके ले आऊँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जिसको भी परचेज़ करना है कर लो। और अगर यहाँ तक आ गए हो तो ये जो इतना बड़ा बटन दिख रहा है ना, इतना बड़ा, ये देखो सब्सक्राइब लिखा हुआ है, इसको क्लिक करते चले जाओ। ठीक है ना, बाय, चलो।